स्वागत है आप सभी का परम की क्लासेस में। और ये जियोमॉर्फोलॉजी पे या भूआकृति विज्ञान की एक अंतिम क्लास होगी। इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से पहला लेक्चर हमारा आया था तो होता यूनिवर्स सोलर सिस्टम को लेकर के, जिसमें बहुत सारे सिद्धांतों को से ले करके और यूनिवर्स कैसे बना, वो सोलर सिस्टम डेवलप कैसे हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। फिर ये था कि जो दूसरा था वो था जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान को लेकर के। उसमें से अभिसारी प्लेट संचरण, अभिसारी अपवर्तन, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं, माध्यिक विस्थापन सिद्धांत से कैसे काम करते हैं, चट्टानी संरचनाएं क्या होती हैं। कुल मिलाकर के बात फिर से वही है कि ये सारे टॉपिक को ऐसे इंडिविजुअल लेक्चर्स के माध्यम से नहीं कवर किए गए हैं। ये सारे टॉपिक कवर किए गए हैं किसके माध्यम से? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। दो चीज़ें, पहला जो पहले से बताया जा रहा है कि हाँ, एक तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, दूसरा कि आपका टॉपिक भी तैयार होता चला जाएगा। तो इस श्रृंखला में, इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो से संबंधित है और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जिनकी संभावनाएं प्रबल हैं, जो इस बार किसी न किसी तरीके से चर्चा में रहे हैं, उन पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो आज का है, पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी विवर्तनिकी प्लेटें प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित हैं? सीधी सी बात है कि कुछ प्लेट्स के बारे में बात की गई है। प्लेटें क्या है कि स्थलमंडल का एक बड़ा हिस्सा होती हैं और उनमें से कुछ प्लेटें बड़ी प्लेटें होती हैं जो मुख्य रूप से 7 प्लेटें मानी गई। हालांकि कुछ भूगोलवेत्ता उनको 6 भी मानते हैं। 6 वह मानते हैं जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन प्लेट को एक मान लेते हैं, और लेकिन जो 7 मानते हैं तो उसमें से उसको अलग कर लेते हैं। इतना से कॉन्सेप्ट है। और इन बृहद जो स्थलमंडल की प्लेटें हैं, इनके अलावा बहुत सारी छोटी प्लेटें भी हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है कि कुछ प्लेटों के बारे में बताया गया है या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यानी जो क्या कहते हैं कि एक सबसे ज़्यादा प्रबल भूकंपीय क्षेत्र है, एक घोड़े के नाल के आकार का, और सबसे ज़्यादा प्रबल क्या नाम है, वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीता को लेकर के जो क्षेत्र है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पे आमतौर पर भूकंप या ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं। उनमें से कौन कौन सी प्लेटें हैं, जिसमें से हमारे विकल्प या जो स्टेटमेंट रखे गए हैं, एक है नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, अनातोलियन प्लेट और जुआंडी या युआन डी फूका प्लेट। ठीक, यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की हम बात करें, यानी परिप्रशांत मेखला, किसकी? परिप्रशांत मेखला की अगर हम बात करते हैं तो प्रशांत मेखला में अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप की यूरेशियाई प्लेट और उसके साथ साथ में हमें नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट सीमांत पर ये स्थित है, पूरा छल्ला पूरा। ठीक, अब कौन कौन सी प्लेटें हैं परिप्रशांत मेखला में, ये आप जान लीजिए, आपका सवाल वैसे हो जाएगा। सबसे पहला एक तो आपका प्रशांत प्लेट होगी, यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट होगी। ठीक, सबसे पहले आपकी क्या होगी? प्रशांत महासागरीय प्लेट। दूसरा जुआन डी फूका प्लेट। कौन सी? जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट हो गया। उसके अलावा क्या है? कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि मध्य अमेरिका और पैसिफिक ओशियन प्लेट के बीच में ये स्थित है। उसके साथ में इंडो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप के जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, जापान, फिलीपींस, ये सारे जो द्वीप हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं के माध्यम से निर्मित हुए हैं। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फिर आ जाती है आपका नाजका प्लेट। नाजका प्लेट की अगर बात की जाए तो ये दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कौन सी? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी इसके अंतर्गत आती है। उसके अलावा आपकी अब मिल जाएगी आपको, क्या कहते हैं, फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट, ये सारी प्लेटें क्या हैं?
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में या उसके साथ में या उसी में स्थित है, परिप्रशांत मेखला में ही स्थित है, इनको ध्यान में रखें। और वही जुआन डी फूका प्लेट की बात की, इनमें से जो पूछे गए हैं ये प्लेट भी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, किसके, नॉर्थ अमेरिका और प्रशांत महासागरीय पैसिफिक ओशियानिक प्लेट के बीच में स्थित है। अब इसमें से आप टैली करा दीजिए, कौन सा हो गया, एक अनातोलियन प्लेट को छोड़ करके बाकी तीन की तीनों प्लेटें यानी नाजका, कोकोस और युआन डी फूका प्लेट, ये सारी परिप्रशांत मेखला पर स्थित है। अगर हम अनातोलियन प्लेट की बात करें, किसकी, अगर हम अनातोलियन प्लेट की बात करते हैं तो अनातोलियन प्लेट हमारी जो स्थित है वो चीज ध्यान में रखना यूरेशियन और अरेबियन प्लेट के बीच में, यानी यूरेशियाई और अरबी प्लेट के बीच में स्थित है। बाकी सारी चीजें परिप्रशांत मेखला में है और यूरेशियाई और अरबी प्लेट परिप्रशांत मेखला में नहीं आती है। ठीक, तो कौन से हैं, तीसरा को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, खैर हमको सब पता है, तो 1, 2 और 4 हमारे सही हो जाएंगे, यानी विकल्प हमारा कौन सा सही जाएगा, सी सही चला जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो पूछा गया है कि विश्व में ज्वालामुखियों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, यानी जो ज्वालामुखियों का वितरण है, जो पैटर्न है, उसके बारे में हमको बात करना है। एक तो चीज पहले ही ध्यान रखना कि 75% के आसपास, लगभग कितना, 75% ज्वालामुखीयता केवल परिप्रशांत मेखला यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही होती है, या फिर आप दूसरी भाषा में कह लीजिए, अगर किसी अन्य एक फैक्ट पे मतलब ध्यान रखना हो तो 90% भूकंप कहाँ पर आते हैं, वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ ही या उसी पर ही आते हैं। तो ये एक एडिशनल फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी ज्वालामुखीयता के वितरण के संदर्भ में हम बात करेंगे। क्या कथन है कि विश्व भर में महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में केवल कुछ ही ज्वालामुखी स्थित है, एकदम से सही बात है। आंतरिक क्षेत्र ज्वालामुखीयता, अंतः प्लेट ज्वालामुखीयता बहुत ही कम है। ठीक, क्योंकि जितनी भी वोल्केनिज्म क्रियाएं होती हैं वो पूरा, अगर एक पैटर्न इसका देखोगे तो पूरे विश्व में सुस्पष्ट और परिभाषित प्रारूप में है, और उन क्षेत्रों के निकटता से ज्यादा संबंधित हैं जो तीव्र वलित या भ्रंशित हैं। और तीव्र वलन या भ्रंशन की प्रक्रिया कहाँ पर हुई है, वो है प्लेट बाउंड्रीज पर हुई है। ठीक है, तटीय पर्वत श्रृंखलाएं अपतटीय द्वीपों और महासागरों के मध्य है। ठीक, ये सारी चीजें आप देख लोगे, क्योंकि सारी ज्वालामुखीयता, चाहे आप जापान, कुल मिलाकर के अगर इसको अगर ध्यान में रखना तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को अपने दिमाग पर रखिए कि वहां पर कितनी ज्वालामुखी हैं और उसके अलावा बीच महाद्वीपों में कितने हैं। तो वही बात जो भी हमने एक एडिशनल फैक्ट की बात की थी कि लगभग 75% ज्वालामुखी था केवल पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। तो जाहिर सी बात है, जो अंतः प्लेट ज्वालामुखीयता की बात की जाती है, महाद्वीप के आंतरिक क्षेत्रों की बात की जाती है, तो वहां पर ज्वालामुखी कम है, केवल कुछ ही स्थित है यहाँ पर। ठीक, या यही स्टेटमेंट आ गया कि प्रशांत अग्निवलय यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में विश्व के आधे से अधिक ज्वालामुखी स्थित हैं। बात हुई थी ना कितनी, 75% की अभी, तो 75% तो आधे से अधिक होता है। ठीक, और लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ज्वालामुखी मुख्य रूप से अल्पाइन वलनों से संबंधित हैं। ये चीज ध्यान रखना कि हाँ, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जितने भी ज्वालामुखी हैं वो अल्पाइन वलन से संबंधित है, क्योंकि यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटों के मध्य अंतरक्रिया के कारण ये सारे ज्वालामुखियों की उत्पत्ति हुई है, जो उत्तर की ओर लगातार बढ़ रही है। ठीक, प्रशांत पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करें, प्रशांत अग्निवलय की बात करें तो 2000 मील के आसपास तक विस्तृत है, और इसमें विश्व की लगभग 2/3 से अधिक ज्वालामुखी यहीं पर पाई जाती है। ठीक, तो तीनों के तीनों कथन हमारे सही हैं, और हमको खोजना भी क्या था, कितने कथन सही हैं, तो कौन से हैं, सभी सही हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ज्वालामुखीयता से संबंधित है। सीधी सी बात है, शुरुआती कुछ प्रश्न केवल और केवल ज्वालामुखीयता से हैं। वो हालांकि इससे प्रश्न आपके आते हैं, इनका वितरण प्रतिरूप आता है कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, उसको हम अलग से एक वीडियो के माध्यम से पूरे फैक्चुअल लेवल पर करेंगे, मैप पे उस पर काम करेंगे कि कौन सी ज्वालामुखीयता कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा ज्वालामुखी प्रक्रिया कि किन कारणों से ज्वालामुखीयता हो सकती है उस पर बात करते हैं। कि रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन से उत्पन्न उष्मा के कारण गहराई बढ़ने के साथ तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट
कि जल के गर्म होने से गैसों एवं वाष्प की उत्पत्ति जो वर्षा जल के रिसाव से भूमिगत हो जाती है। ठीक। अगला कि गैसों और वाष्प की भारी मात्रा के कारण मैग्मा का ऊपर की ओर उठना। अब मैग्मा की उत्पत्ति के लिए सबसे पहली चीज यह है कि तापमान का अधिक होना चाहिए और दाब का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो विभिन्न अध्ययन है उनको अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक बात पता चलेगी कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में वृद्धि होती है। और यह तापमान वहां पर कोई आग लगाने थोड़ी गया है। ये तापमान में जो वृद्धि है वो किसके कारण है, रेडियो सक्रिय धातुओं के यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं इनके विघटन के माध्यम से, ठीक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के विघटन के माध्यम से 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर के दायरे से तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होता है, तापमान यहाँ पर बढ़ता है। दूसरी चीज, तो गहराई के साथ तापमान में बढ़ने के से वृद्धि धीरे धीरे वृद्धि होती है, जाहिर सी बात है, अभी हमने बात की, ये चलो ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि जो अपसारी प्लेट सीमांत की हम बात करते हैं, कहाँ पर, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना कि दाब का मेल्टिंग पॉइंट के साथ सीधा संबंध होता है। और अभिसारी प्लेट सीमांत पर जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो जाहिर सी बात है उनके बीच दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। और दाब में अगर कमी आएगी, इसमें अगर प्रेशर में कम आएगा तो सीधा संबंध है, जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या आएगी, कमी आएगी। यानी उस पदार्थ का क्या घटेगा, गलनांक भी घटेगा। ठीक, गलनांक घटेगा, सीधी सी बात। ये हो गया, आपके दो कॉन्सेप्ट हो गए। अभी इसी से हम पूरी तरह से बात करते हैं। ठीक, तो अगर जो भूमिगत जल है हमारा, एक तरफ दाब में कमी आने से मेल्टिंग पॉइंट में कमी आती है और मेल्टिंग पॉइंट में कमी होने के साथ जो चट्टानी संरचना है उनका क्या होता है, गलन होता है। वो चट्टानी संरचना कोई भी हो सकती है, वो बेसाल्ट से निर्मित हो सकती है, एंडेसाइट हो सकता है, ग्रेनाइट हो सकता है, रायोलाइट हो सकता है, पेरिडोटाइट हो सकता है, या फिर गैब्रो भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की चट्टानी संरचना हो सकती है वहां पर। ठीक, अब फिर चट्टानी संरचना के आधार पर डिपेंड करेगा कि मैग्मा किस प्रकार से बनेगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। अगर अम्लीय मैग्मा होगा तो केंद्रीय विस्फोटकता ज्वालामुखी होगी, क्षारीय मैग्मा होगा तो शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी होगी। ठीक, और फिर उन जो उद्गार के आधार पर डिसाइड होगा कि कौन सी ज्वालामुखी बनेगी, उनकी स्थलाकृति कैसी होगी, जिस पर हम कल बात कर चुके हैं। शंकु की बात को की जाए या अंतःप्लेट ज्वालामुखीयता की बात की जाए, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि तापमान बढ़ेगा, तो तापमान अगर बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, तापमान अगर बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने से क्या होगा, जल गर्म होगा या नहीं होगा। जल गर्म होगा तो दो चीजें उत्पत्ति होगी, दो चीजों की। सबसे पहला गैसों की उत्पत्ति होगी, गैसों जो है वो भी तो, दूसरा वाष्प, गैसों और वाष्प की उत्पत्ति होगी। ठीक है, और ये जल है कौन सा जो ये स्टेटमेंट कहना चाहता है। ठीक है, उत्पत्ति, वो जल वाष्प की उत्पत्ति कैसे होगी, जाहिर सी बात है या तो हिमगलन के बाद से वहां पे पानी पहुंचा होगा, या तो पानी पहुंचा होगा वर्षा जल के रिसाव के बाद से, यही तो हो सकता है। तो क्या वर्षा जल के रिसाव के कारण भूमिगत हो जाती है, ठीक, उत्पत्ति जो वर्षा जल के कारण रिसाव के कारण हो जाती है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। या पिघले हुए जल के माध्यम से पहुंचा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, सॉरी भूमध्य सागर में गैसों और वाष्प की भारी मात्रा में ऊपर की ओर, मतलब भारी मात्रा के कारण ऊपर की ओर उठेंगे। तो जब गैसों की उत्पत्ति होगी, ठीक है, तापमान बढ़ेगा, जल गर्म होगा, गैसों की उत्पत्ति होगी या वाष्प की उत्पत्ति होगी, तो जाहिर सी बात है जो मैग्मा वहां पे, मैग्मा क्या होता है, हॉट मोल्टन सब्सटेंस होता है, एक गर्म गलित पदार्थ होता है जो क्या नाम है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। ये बात हमने पहले की है। ठोस क्या करता है, मैग्मा के गाढ़ेपन का निर्धारण करता है, द्रव क्या करता है और गैस मिलकर के क्या करते हैं, उस ज्वालामुखीता में मैग्मा की गतिशीलता का निर्धारण करते हैं कि मैग्मा कितनी तेजी से बाहर आएगा। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान में रखना। ठीक, तो जो गैस और वाष्प है तो इनका अपना कुछ ना कुछ दबाव लगेगा या नहीं लगेगा, तो जब दबाव लगेगा तो जाहिर सी बात है मैग्मा को ऊपर की ओर ढकेलेंगे या नहीं ढकेलेंगे। ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट सही। ठीक, कितने सही हमारे, तीन के तीनों स्टेटमेंट सही है।
ध्यान रखना 2 चीज़ें हैं। पहला कि जो आंतरिक प्लेट मतलब कभी भी गलन जो होता है, वो तापमान में वृद्धि के कारण ही होगा और जब बहुत सारे खनिज तत्व पृथ्वी के सतह पर पाए जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ मात्रा में तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी होंगे। और अब ये बात सबको पता है, सामान्य फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात जहाँ पे भी पढ़ा हो आप लोगों ने वहाँ पे, कि जब कभी भी रेडियो सक्रिय धातुओं का, चाहे यूरेनियम की बात हो, प्लूटोनियम की बात हो, थोरियम की बात हो, अगर इनका विघटन होता है तो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। और वो ऊष्मा कारण बनती है इन बाकी चीज़ों का, मैग्मा की उत्पत्ति को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे तापमान और दाब ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है तापमान ज़्यादा होगा, उसके साथ दाब ज़्यादा होगा, तो वहाँ का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे प्रेशर रिलीज़ होगा, प्रेशर रिलीज़ होने के साथ मेल्टिंग पॉइंट में कमी आएगी और मेल्टिंग पॉइंट जैसे घटेगा, और मेल्टिंग पॉइंट घटने के साथ क्या होगा, मैग्मा का उत्पत्ति होगी, यानी उसका गलन होगा। ठीक? तो इस पे बात करते हैं। तीनों स्टेटमेंट इसके हमारे क्या हुए? सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अंतःसागरीय कंदराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, किसके सामने? सबमरीन कैनन्स के बारे में हमको बात करनी है। कैसे? क्योंकि अब यहाँ से जो भी प्रश्न मिलेंगे वो आपके ज्वालामुखी के लगभग समाप्त हो चुके हैं, भूकंप के लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब बात आती है कि ये स्थलाकृतियां कौन कौन सी, कैसे कैसे इनका निर्माण होता है। उन स्थलाकृतियों पर हम बात करते हैं। उसमें से पहले क्या पूछी गई है, वह कैनन्स के बारे में, जो सबमरीन कैनन्स हैं उनके बारे में पूछी गई है। ठीक, क्या है स्टेटमेंट कि ये महाद्वीपीय ढाल और समुद्री खाई के पाए जाने वाले विस्तृत समतल मैदान है। ठीक है। अगला, ये सामान्यतः दांतेदार तटों के बजाय सपाट तटों से संबंधित है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट, ये अपभ्रंशित कगार यानी फॉल्टेड स्क्रैप्स वाले तटों पर दुर्लभ रूप से ही पाई जाती है। बात करते हैं इस पर, प्रश्न नंबर 55 पे। ये जो अंतःसागरीय कंदराएं हैं, पहली चीज तो ये है कि समुद्री एक समतल मैदान नहीं है। ये क्या है? ये समतल मैदान नहीं। समतल मैदान ना होने के जगह पर ये क्या है? एक सकरी घाटियां है। क्या है ये? सकरी घाटियां है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यही गलत हो गया। क्यों? और कहाँ पे? ओशनिक बेस के पास नहीं पाई जाती है, ये महाद्वीपीय मग्न तट और क्या नाम है, महासागरीय ढलानों पर पाई जाती हैं, जो भी कंदरा है। कंदरा का मतलब सामान्य से आप लोग समझते होंगे, कंदरा क्या होता है? गुफाएं होती है। तो गुफाएं क्या समतल होती हैं? नहीं होती। तो समतल हो ही नहीं सकते, सकरी घाटियों के रूप में होते हैं। दूसरी चीज है, ये महाद्वीपीय ढाल की जगह पर यहाँ पे मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल के बीच पे पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहते हैं? ये सामान्यतः दांतेदार तटों के बजाय सपाट तटों से संबंधित है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और ये अपभ्रंशित कगार के वाले तटों पर दुर्लभ रूप से पाई जाती हैं। ऐसी जगह जहाँ पे अपभ्रंशित कगार होगा, यानी फॉल्टेड स्क्रैप्स होंगे, जिस जगह पर, वहां पे कंदराएं नहीं पाई जाएंगी। वहां पर क्या पाई जाएंगी? अपभ्रंशित कगार। ठीक, अथवा महासागर जहां पर पाए जाएंगे वहां पर अनेक द्वीप होंगे। यानी जो भी अंतः महासागरीय कंदराओं की बात की जाए तो अपभ्रंशित कगार वाले जगह पर पाई जाएंगी। उसके साथ साथ ऐसी जगह पे जहाँ पे महासागर में अनेक द्वीप होंगे, उनके बीच में ये पाए जाते हैं। तो हमारे कितने कितने कथन सही हैं? तो केवल 2 कथन सही हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं इस समय पे जहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है कि कितने कथन कुल मिलाकर के सही। तो पहला गलत। पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल के बीच में पाई जाती हैं जाने वाली एक सक्रिय घाटियां हैं। दूसरा स्टेटमेंट कौन सा हुआ कि दांतेदार तटों के रूप में पाई जाती हैं, सपाट तटों से संबंधित है। तीसरा क्या हुआ कि ऐसी जगह पर पाए जाएंगे जहां पर अपभ्रंश यानी फॉल्टेड स्क्रैप्स बनेंगे, और फॉल्टेड स्क्रैप्स के साथ साथ अनेक द्वीप होंगे। कैसे? अनेक द्वीप होंगे वहां पर। तो ये ध्यान रखना किसके संबंध में? अंतः महासागरीय कंदराओं के संदर्भ में। ठीक, कुछ और प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे अगला प्रश्न है कि रेत के टिब्बों के प्रकार में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि रेत के टिब्बे बनते कैसे हैं और रेत के टीले कैसे बनते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि अगर रेत के टीले कहीं पर बनेंगे तो ये कैसी स्थलाकृति होगी? अपर्दनात्मक स्थलाकृति होगी। कैसी होगी ये? अपर्दनात्मक स्थलाकृति होगी। और अपर्दनात्मक किसके द्वारा? रेत के टिब्बों की बात करें तो रेत के टिब्बों के आसपास या रेगिस्तान में ही बनेंगे ज़्यादातर, जहाँ पे रेत पाई जाएगी। और वहाँ पे सबसे बड़ा अपर्दन किसके कारण होता है? वो वायु के कारण होता है।
ठीक, विचार करना है, करते हैं, विचार करने में हम माहिर हो चुके हैं। विचार क्या करना है, कितने सुमेलित हैं, ठीक, एक एक करके हम लोग पकड़ते हैं इनको और फिर समझते हैं इस चीज को। पहला क्या है, पहला हमारा क्या है, वो है बरखान। बरखान क्या होता है, एक अर्धचंद्राकार टीला। अर्धचंद्राकार टीला मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, एक अर्धचंद्राकार टीला जिसमें एक तीव्र ढलान होती है। ये मान लो इसकी ढाल क्या है, एक तीव्र ढलान है, ठीक, और जिसके सिरे वायु के सिरे से दूर होते हैं, ठीक, किसके सिरे, वायु के सिरे से दूर की ओर होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम बरखान कहते हैं। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि वायु की दिशा की ओर है, ठीक, पंख वाले अर्धचंद्राकार टीले। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा, ये पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि अगर वायु की दिशा से दूर की, अगर वायु इधर चल रही है तो जाहिर सी बात है ये जो ढलान होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस साइड होगा, ठीक। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या है, बरखान के साथ में और क्या दिया है, पार्वलयिक टीले। पैराबोलिक जो टीले होते हैं, पार्वलयिक टीलों की अगर बात की जाए तो उल्टा अर्धचंद्राकार होता है। कैसे, उल्टा अर्धचंद्राकार, ये तो अर्धचंद्र बन गया, उल्टा अर्धचंद्राकार, फिर से वही उल्टा अर्धचंद्राकार बना दो उसको, जिसके सिरे वनस्पति से जुड़े होते हैं और कभी कभी ये यू आकार में भी मिलते हैं, ठीक। और इसमें क्या कह रहा है कि वायु की दिशा से दूर, दिशा से दूर होता तो बरखान हो जाता है ना, तो वायु की दिशा की ओर, ठीक, अर्धचंद्राकार टीले, उल्टे अर्धचंद्राकार टीले को हम क्या कह सकते हैं, परवलयिक टीला कह सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, अनुदैर्ध्य टीले यानी क्षैतिज टीलों की बात की जाती है। लंबे किनारे वाले टीले होते हैं, लंबे किनारे वाले जो पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं। पहली चीज ये भी ध्यान रखना है, एक हुआ कि वायु दिशा के दूर, दूसरा वायु दिशा की ओर, और तीसरा वायु दिशा के समानांतर, ठीक है। जो और एक ऐसी जगह पर बनेंगे जहां सीमित मात्रा में रेत की आपूर्ति होगी, ऐसी जगह पर जहां पर सीमित मात्रा में रेत की आपूर्ति होगी और एक समान पवनों की दिशा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, यानी जहां पर वर्ष भर पवने एक समान चलेंगी। ये क्या कह रहा है कि वायु दिशा के लंबवत कटकबात है, अनुदैर्ध्य टीलों की बात की जाती है। तो ये वायु दिशा के लंबवत नहीं होते हैं, किसके होते हैं, वायु की दिशा के समानांतर होते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो 3 प्रकार के टिब्बे के प्रकार दिए गए थे, टीलों के प्रकार, उनका विवरण दिया गया था, और तीनों मैच नहीं कर रहे हैं तो हमारा कौन सा सुमेलित हो जाएगा, कोई भी नहीं, ठीक। ऐसा नहीं है कि हमेशा से आपको क्या नाम है, यूपीएससी ये भी या पीसीएस यही कहेगा कि आप लोग क्या करो कि हमेशा क्या काम करो, सही सही ढूंढो, कभी गलत भी ढूंढो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न की बात है, लोयस के मैदानों के संदर्भ में या लोयस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोयस क्या है, ठीक। स्टेटमेंट यह है कि लोयस के मैदान पवन द्वारा लाए गए अत्यधिक महीन, असंगठित और अस्थिरीकृत कणों के निक्षेपण से बनते हैं। दूसरा, विश्व के सभी लोयस के मैदान अनुर्वर कृषि क्षेत्र हैं। कैसे हैं, अनुर्वर यानी अनफर्टाइल है, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर कृषि की ही नहीं जा सकती है, ठीक। पहला स्टेटमेंट एकदम से सही है, क्योंकि अगर चीज ध्यान रखो कि जो मृदा का अपक्षयन होता है, किसका, अगर मृदा अपक्षयन होता है तो उसके अपर्दन के आधार पर, या अपर्दन किसके कारण होगा, परिवहन के कारण। अब किसी ना किसी तरीके से परिवहन होगा, तो उनके परिवहन के कारण या इसकी प्रकृति के आधार पर इसको 4 तरीके से बांटा जाता है। किसके तरीके से, 4 तरीके से, ठीक। पहला तरीका क्या है, कोलुवियल सॉइल। कैसा है, कोलुवियल सॉइल। दूसरा, जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल। तीसरा, हिमानी, और चौथा, वातोड़। इतने प्रकार में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। जलोढ़ में नदी काम करती है, यानी परिवहित जल एक कारक के रूप में होता है, ठीक। हिमानी तो समझ रहे हो किसका अपर्दन होगा, यहाँ पर हिमनदों का अपर्दन होगा। और वातोड़ मृदा जो होती है, यानी इयोलाइन सॉइल जो होती है, वातोड़ मृदा की अगर बात की जाए तो किसके द्वारा अपर्दित होगी, पवन के द्वारा, वायु के द्वारा अपर्दित होगी।
अगर पवन के द्वारा जो अपरदित है, एओलाइन सॉइल की अगर बात की जाए, ठीक, तो इसमें दो तरीके से होते हैं। एक तो लोएस बनता है, क्या बनता है, लोएस बनता है, और दूसरा क्या बनता है, अभी हमने इससे पहले बात की थी किसकी, टीलों की बात की थी, टीलों का निर्माण होता है। अब अगर बात किया जाए लोएस की, तो जो टिब्बों की तुलना में है, टीलों की तुलना के में अगर कंपेरिजन करके बात किया जाए, तो जो लोएस के मैदान होते हैं वो टीलों की तुलना में अत्यधिक महीन, ठीक, क्या होता है, अत्यधिक महीन और असंगठित, यानी बारीक कणों को जो पवनों के द्वारा उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपण किया जाता है, तो लोएस के मैदानों का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब यही वायु के द्वारा, जैसे मान लो कहीं पे ऐसे गर्त बने हुए हैं बहुत सारे, और वहां पर जाकर के इनका निक्षेपण कर दिया जाए वायु के द्वारा, तो ये काम क्या करेंगे, इसको भर करके एक समतल मैदान का निर्माण करने में भी ये सहायता करते हैं। तो इसे ध्यान में रखना कि लोएस पहली चीज कैसा मैदान होगा, किसके द्वारा परिवहित होगा, वो हवाओं के द्वारा परिवहित होगा, यानी इसकी संरचना कैसी होगी, एक वातोड़ मैदान की, सब किसकी होगी, जो वातोड़ मैदान यानी एओलाइन सॉइल्स होंगे, ठीक। तो इसे ध्यान में रखना, ये सारी चीजें मृदा अपक्षरण अपरदन की प्रकृति के आधार पर कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या हमारा सही है, क्योंकि पवन के द्वारा लिखा गया है, हमने पढ़ा भी कि लोएस के मैदान क्या होते हैं, वायु के द्वारा परिवहित होते हैं। दूसरा क्या है, अत्यधिक महीन, असंगठित और आस्तरीकृत होते हैं। अभी हमने बात की कि जो टिब्बे बनते हैं उनकी अपेक्षा ज्यादा बारीक कणों से मिलकर के इनका निर्माण किया जाता है, ठीक। विश्व के सभी लोएस के मैदान, ऐसा नहीं है, विश्व के सभी लोएस के मैदान अनुर्वर नहीं है। बहुत सारी जैसे जगह हैं या बहुत सारे ऐसे लोएस के मैदान हैं जहां पर कृषि की जाती है, उपजाऊ कृषि जहां पर की जाती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो ध्यान रखना कितने सही है, केवल एक सही है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, किसके संदर्भ में बात करनी है हमको, प्लाया के संदर्भ में बात करनी है कि कौन सा कथन सही है। प्लाया क्या होता है, एक स्थलाकृति जिसका निर्माण, ठीक, हुआ है, और कहाँ हुआ है, यही प्रश्न पूछना चाह रहा है कि प्लाया होता क्या है। दरअसल प्लाया की बात की जाए तो जो रेगिस्तान घाटियों, किसके, रेगिस्तान की घाटियों और तटों के पास, रेगिस्तान की घाटियों और तटों के पास एक सपाट तल वाला गर्त होता है, ठीक। कैसा होगा, रेगिस्तान में, आंतरिक रेगिस्तान में उसकी घाटियों और तटों के पास एक सपाट तल वाला क्या होगा, गर्त होगा, जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, क्या है प्लाया, क्या है, पहले चीज कहाँ बनेगा, ये रेगिस्तान में बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसमें पूछा है प्रचुर वर्षा वाले तटीय क्षेत्र में एक गहरे मीठे पानी की झील है, गलत है पूरी तरीके से, ठीक। आंतरिक रेगिस्तानी घाटियों में बनी एक उथली जो उस वाष्पीकरण के कारण केवल थोड़े समय के लिए ही जल बचाए रखती है, इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा एक स्टेटमेंट है जो कि मैच कर रहा है थोड़ा बहुत प्लाया के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जब शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अगर जल, पानी वर्षा भी, यानी वर्षा हुई भी, और जल का कहीं पे भंडारण किया भी गया किसी भी गर्त में या तालाब में, तो वहां पर क्या होगा, वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण दर से ज्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि कभी भी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की बात की जाती है तो वहां की वर्षा की मात्रा किससे होगी, लेस देन होगी, किससे, वाष्पीकरण से, और यहाँ पर वाष्पीकरण होगा, ज्यादा होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी। और जब भी वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी, तो अगर वर्षा हुई तो जल इकट्ठा हुआ, और जल इकट्ठा हुआ और वाष्पीकरण के बाद में क्या होता है, वो तुरंत के तुरंत सूख जाता है, और सूखने के बाद अब फिर क्या होगा, क्योंकि नीचे वो छोड़कर क्या चले जाएंगे, साल्ट यानी लवण और खनिज को वो छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, ठीक। तो यही एक स्टेटमेंट है जो मैच कर रहा है कि आंतरिक घाटियों में एक उथली झील जो उच्च वाष्पीकरण की दर के कारण केवल थोड़े समय के लिए ही जल को बनाए रखती है, उसको हम क्या कह देते हैं, प्लाया कह देते हैं। कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी, जलवायु क्षेत्र में, शुष्क या फिर अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाएंगी, जलवायु क्षेत्र में पाई जाएंगी, ठीक। बाकी अगले तो पढ़ने जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंचाई के उद्देश्य से नदी घाटियों में बड़ा जलाशय मतलब ही नहीं बनता, भूमिगत जो जल स्रोतों के साथ
रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनी एक अस्थायी मीठे पानी नहीं, क्योंकि ये अस्थायी है। ठीक है, क्या है ये? अस्थायी है। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो ऐसे करके जो स्थलाकृतियां हैं वो कभी कभी इसे प्रश्न के माध्यम से पूछ ली जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा, कोई भी स्थलाकृति देगी किसके द्वारा निर्मित है, परिवाहित मृदा के द्वारा निर्मित है, और परिवहन भी किस प्रकार से हुआ होगा, ऐसे सवाल आपको मिल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि रेगिस्तान में भू परिदृश्य विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि रेगिस्तान में किन भू परिदृश्यों का विकास हुआ है। पेडी मेस निक्षेपणात्मक यानी ठीक भू आकृतियां, दूसरा इंसल वर्ग पर्वतों के अवशेष हैं। देखो, भू आकृतियां दो तरीके से बनती हैं, या तो निक्षेपण से बनेंगी या तो अपर्दन से बनेंगी। अगर हम पेडिमेंट्स की बात करें तो निक्षेपणात्मक नहीं है, ये निक्षेपण से नहीं बनती हैं, ये अपर्दनात्मक है। कैसी हैं? अपर्दनात्मक भू आकृतियां पूरी तरह से इरोजन से बनती हैं। कब? जब पर्वत का अग्रभाग कटाव के मतलब क्या हो जाता है? कटाव हो जाता है। पर्वत के अग्रभाग का किसी भी कारण से कटाव हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? पेडिमेंट्स का निर्माण होता है। ठीक, तो जो पर्वतों के करीब जब मलबे के पतले आवरण के साथ उसके बिना हल्की झुकी हुई चट्टानी जो सतह होती है उसको हम पेडिमेंट्स कहते हैं अपर्दन के बाद। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत है। अब पूछा क्या गया है? कौन से कथन सही? दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इंसल वर्ग पर्वतों के अवशेष हैं, एकदम से सही बात है। इंसल वर्ग की अगर बात की जाए तो इंसल वर्ग जो होता है वो पृथक पहाड़ी या छोटा पर्वत होता है जिसके सुगम ढलान के समीप पूर्ण विकसित मैदानों पर यह विकसित होती है। कहाँ पर? सुगम ढलानों के साथ जो पूरी तरह से विकसित मैदान है वहां पर इनका क्या होता है? विकास होता है। गुंबदाकार महल जैसी उच्च भूमि को, ठीक, जो समतल मैदान जहाँ पर इनका विकास हुआ वहां अगर गुंबदाकार या महल के जैसा कोई एक संरचना बनी उसको हम क्या नाम दे देते हैं? इंसल वर्ग नाम दे देते हैं। और ये भी कैसी भी एक स्थलाकृति होगी, क्योंकि अवशेष हैं तो ये भी होगी अपर्दनात्मक स्थलाकृति होगी, न कि निक्षेपण से बनी होगी। ठीक, तो एक स्टेटमेंट हमारा सही है, एक गलत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो हमारा सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नदी घाटी और दर्रों यानी दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? कि गॉर्ज एक गहरी सकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं तथा कैनियन के किनारे खड़ी ढाल वाले होते हैं। गॉर्ज और कैनियन, पहली चीज, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों अपर्दन के कारण ही बनती हैं। नदी के द्वारा जब अपर्दन होता है तो गॉर्ज का निर्माण होता है और कैनियन का भी निर्माण होता है उसी के द्वारा। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि दोनों लगभग एक ही रूप है। कैनियन गार्ज का ही दूसरा रूप है। ठीक, तो उसको ध्यान में रखना। तो क्या है, क्या पूछा गया कि नदी घाटी के और दर्रों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या है? गार्ज एक सकरी गहरी घाटी होती है। हाँ, कुछ है, जब कभी आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो ऐसे आपको घाटियां मिलेंगी बड़ी सी जिनके बीच में नदी बह रही होगी, तो एक सकरी घाटी होती है जिनके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल लगभग ये लंबवत होती है, एक समान ढाल होते हैं। ठीक, और कहता था कैनियन के किनारे खड़ी ढाल वाले होते हैं, एकदम से सही बात। दूसरा कि गॉर्ज में तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है जबकि कैनियन की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भागों में लगभग मतलब एक क्या है, एक समान होती है। इसको रिवर्ट कर दो, गार्ज की चौड़ाई इसके तल और ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है, ना कि कैनियन में। कैनियन देखोगे तो नीचे की ओर कम चौड़ा होगा और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे एक कटोरी की भात ऐसे फैलता हुआ चला जाएगा। गॉर्ज की बात किया जाए तो एक सीधे ऐसे एक समान चौड़ाई होगी शुरू से लेकर के अंत तक, ऊपरी सतह से लेकर के निचली सतह तक। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही गलत है। तो कौन सा सही? केवल एक सही है। तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अगर अधिक चौड़ा है, दूसरा मतलब मान के चलो कि अगर वही ज्यादा कटाव हो जाए और तल थोड़ा सा ऊपरी भाग और ऐसे विस्तरित होकर चला जाए तो उसको हम कैनियन कह देंगे। तो थोड़ा सा एक समान रूप में चला जाएगा तो उसको हम क्या कह लेंगे? गॉर्ज कह लेंगे। तो उसमें से कोई एक दूसरे के जैसे ही हैं ये लोग। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी की युवावस्था में विकसित होते हैं? ठीक, नदी की भी अपनी अवस्थाएं होती हैं, जैसे हमारा जन्म होता है, हम बुढ़े होते हैं,
हम जवान होते हैं। उसी प्रकार से ठीक है, नदी की युवावस्था से संबंधित कौन सी हैं, जिनमें से आपके ऑप्शन है बी आकार की घाटियां, जलप्रपात, नदी विसर्ग, क्षिप्रिकाएं, गार्ज और प्राकृतिक तटबंध। इतने सारे आपके पास ऑप्शन हैं। नदी की युवावस्था से संबंधित हमको ढूंढना है। ठीक, ढूंढते हैं एक एक करके। पहला बी आकार की घाटियां, एकदम से सही बात है। दूसरा जलप्रपात, एकदम से सही बात है, युवावस्था से नदी विसर्पण, एकदम गलत बात है। क्षिप्रकाएं, एकदम से, क्षिप्रकाएं का मतलब रैपिड्स। ठीक है, जो लोग एडवेंचर के या एडवेंचर स्पोर्ट सॉरी, तबीयत थोड़ी सी ठीक है, जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आप ऋषिकेश जाइए या ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की साइड जाइए, तो वहाँ पर ऐसा राफ्टिंग वाली जो होती है, तो आपको बताते हैं कि अगली रैपिड आने वाली है, उसके बाद में अगली रैपिड यहाँ पे आएगी, इतने समय के लिए होगी, आप कस के पकड़ के बैठिए। तो जो रैपिड्स यानी क्षिप्रिका है। फिर किसकी बात की जाती है, गॉर्ज की बात की जाती है, और प्राकृतिक तटबंधों की बात की जाती है। ठीक, तो कितने हमारे सही हैं, 1 2 4 5, 1 2 4 और 5, ये हमारे सही है। अब इनको हम समझने का प्रयास करते हैं होते क्या है। 1 2 4 5 हमारे सही है, 3 और 6 हमारे गलत है। ठीक, वी आकार की घाटियां जानते ही हो आप कि इस आकार की घाटी जब नदी तो किसका निर्माण होगा, वी आकार की घाटियों का निर्माण होगा। ठीक, दूसरा क्या है, जलप्रपात। दूसरा क्या है हमारा, वाटरफॉल्स है। वाटरफॉल्स क्या है कि अगर नदी के किनारे एक चट्टानी संरचना मिल जाए, मजबूत चट्टानी संरचना, और उसके आगे एक खड़ी ढाल हो, तीव्र ढलान हो, और जब तीव्र ढलान होगा तो पानी वहां से झरने के रूप में नीचे गिरना शुरू होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल्स कहते हैं। 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके यहाँ पे, एक तो कर्नाटक का जोग जलप्रपात, और दूसरा क्या नाम है, केरल का अथिरापल्ली जलप्रपात। अथिरापल्ली को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, और जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब ये आपको बताना है कमेंट में कि ये दोनों जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित हैं, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक, तो जलप्रपात क्या हुआ कि जब एक टकराव होता है, टकराव के बाद पानी इकट्ठा होने के बाद में जाकर के जब ऐसे नीचे की तरफ गिरता है एक झरना, तो उसको हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। नदी विसर्ग तो उसका एक रास्ता होता है, जब नदी इस तरीके से कुछ सांप की तरह चलती है टेढ़े मेढ़े करके, विसर्पण उसको कहते हैं। यानी जब नदी क्या होगी, अपना रास्ता बदलेगी, तो नदी विसर्पण उसकी युवावस्था से संबंधित ना होकर के उसकी प्रौढ़ावस्था से संबंधित है। जब ठीक, और प्रौढ़ावस्था में क्या होगा, ये क्या करेंगी, विसर्पण के कारण फिर किसका निर्माण करेंगी, बाढ़ के मैदान का निर्माण करेंगी, गोखुर झीलों का निर्माण करेंगी। क्यों, कारण क्या है कि ये भी कटाव करेंगी, किनारे की तरफ पार्श्व कटाव, अपना किनारा काटेंगी, काटने के बाद उनका क्या करेंगी, कहीं न कहीं लाके निक्षेपित करेंगी, तो बाढ़ के मैदान का निर्माण करेंगी। वहीं अगर पाथ में परिवर्तन हुआ, और पाथ में मान लो परिवर्तन होने का, अभी जो ये पाथ था, ये पाथ टूट करके यहाँ से ऐसे फिर से घूम गया, तो ये जो हिस्सा इसका बनेगा, ये किसका निर्माण हो जाएगा, ये यहाँ से इनका जल का, पानी का कटाव खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद यहाँ पे जो पानी भरेगा उसको क्या कहेंगे हम, गोखुर झील का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो नदी विसर्पण किससे संबंधित है, युवा अवस्था। इस बात ध्यान रखना है, तो सारी चीज उन्हीं की अवस्था है, लेकिन किससे संबंधित, युवा अवस्था, एकदम से जवानी से। ठीक, तो ये प्रौढ़ावस्था से संबंधित है। क्षिप्रिकाएं क्या है, अभी बात हुआ कि वह हिस्सा, नदी का वह हिस्सा पे जहां पे जल क्या होता है, अशांत होता है और तेज गति से बहता है। ये 2 वजह से हो सकता है, या तो बीच में चट्टानी संरचना आ जाए, या फिर क्या हो जाए, तीव्र ढलान। ठीक, चट्टानी संरचना, तीव्र ढलान, या वही चट्टानी संरचना फिर किसका काम करेगी, अवरोध का काम करेगी, उसके कारण से। वही अभी हमने ऑप्शन लिया था आपका कि ऋषिकेश में गंगा, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी आपको। वहाँ पे आप जाइए, आप बोट हायर कीजिए और रैपिड्स के मजे लीजिए। तो जब भी जाइएगा ट्राई जरूर करिएगा। ठीक, अगला क्या है, गॉर्ज। गॉर्ज के बारे में हमने बात की ही थी। गॉर्ज क्या होता है, एक सकरी घाटी। कैसी घाटी है, सकरी घाटी, जो क्या करती है, नदी की युवावस्था में जब वो नदी उतरती है या नदी जब आती है, तो जो भी प्रतिरोध उसके सामने आएगा, उसको काट कर जब अपने रास्ते का निर्माण करती है, तो किसका निर्माण होता है, गॉर्ज का निर्माण होता है। ठीक,
में प्राकृतिक तटबंध ये संबंधित है प्रौढ़ावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक। किसकी? नदी के प्रौढ़ावस्था से लेकर के कहां तक संबंधित है? ये वृद्धावस्था तक संबंधित है। क्या होगा? इसके कारण से बाढ़ के मैदान का विस्तार होगा और तलछट का जहां जहां पे जमाव होगा और जमाव के कारण से एक ऊंची रोधिकाएं बन जाएंगी, एक बैरियर्स बन जाएंगे, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? एक प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होगा पानी को रोकने के लिए, ये रोकने का ये कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, इनके बारे में ध्यान रखना। नदी विसर्पण से या नदी के निर्माण से संबंधित है सारी चीजें। विसर्पण भी उनका एक तरीके की मतलब एक गति ही है, जो चीजें वो ला करके समतल मैदानों पे आने के बाद किनारों को काटते हुए वो चलती है, विसर्पित। ठीक, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यह है कि नदियों में बनने वाले विसर्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि नदियों पर कौन कौन से विसर्पों का निर्माण होता है। विसर्प नदी की प्रवाह की युवावस्था से संबंधित स्थलाकृतियां हैं, अभी हमने बात की थी। पहली चीज तो ये स्थलाकृति है नहीं। क्या है पहली चीज? की है ये स्थलाकृति है नहीं, ये क्या है? एक पैटर्न है। क्या है? प्रवाह प्रतिरूप है, ना कि कोई स्थलाकृति है। स्थलाकृति की जगह पर ये क्या है? प्रवाह प्रतिरूप है। दूसरी चीज है कि अभी बात की थी युवा अवस्था से नहीं, इसकी प्रौढ़ावस्था यानी परिपक्व अवस्था से संबंधित है। कौन सी अवस्था से? परिपक्व अवस्था से संबंधित है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कोरियोलिस बल नदियों के विसर्पाकार प्रवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकदम से सही बात है। अगर विसर्प के निर्माण की अगर फैक्टर्स की बात करें, विसर्प निर्माण को लेकर के, तो एक तो हो गया हमारा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल भी कुछ ना कुछ मात्रा में मदद करता है, क्योंकि पवनों की दिशा, पृथ्वी का घूर्णन, ये सारी चीजें कार्य में आती हैं। दूसरा क्या हुआ? जो ढलान है इसका, ये भी एक हेल्प करेगा कि जो मंद ढलान पर होंगे, ठीक, मंद ढलान पर जो किनारे होंगे उन पर एक जल दबाव काम करेगा, तो उसके कारण से। ठीक, और जो निक्षेपण है, अगर निक्षेपण होगा और निक्षेपण होते, जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं ये अनियमित और असंगठित होते हैं और इनके कारण से भी नदियों का विसर्पण होता है। कोरियोलिस बल क्या होता है? कोरियोलिस बल एक विक्षेपक बल है, जो खासकर वायु की राशियों के बारे में जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे होंगे अभी अगले लेक्चर्स के साथ, तो उन क्लाइमेटोलॉजी में हम बात करेंगे इसको कि क्या क्या नाम है, कोरियोलिस बल काम कैसे करता है। एक हिंट लेके जाइएगा, कोरियोलिस बल बराबर होता है 2v sin थीटा, वहां पर थीटा बराबर क्या है? अक्षांश का मान। थीटा बराबर क्या होता है? अक्षांश का मान होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव में जो वायु राशियों की जो गति होती है वो दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या होती, कैसे होती, उस टाइम पे हम बात करेंगे। कोरियोलिस बल बराबर 2v sin थीटा होता है, साइन थीटा बराबर अक्षांश का मान होता है। तो आप कमेंट में इसके हिसाब से बताइएगा कि कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ेगा या घटेगा। दूसरी चीज है न्यूनतम कहाँ पर होगा और अधिकतम कहाँ पर होगा, चाहे, और इसकी वैल्यू रख करके आप आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक, तो उसके माध्यम से विसर्पों का निर्माण होता है। जाहिर सी बात, सही बात। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा हमारा सही है। अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि गोखुर झीलें विसर्पाकार नदियों द्वारा निर्मित होती हैं। अभी हमने बात की थी कि गोखुर झीलों का निर्माण विसर्पाकार, जब नदी अपना पथ परिवर्तित करती है और उसके क्या नाम विसर्पण करने के बाद में जो उसका पुराना रास्ता उसको छोड़ करके जब आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के कारण वहाँ फिर जब किनारे पर जलोढ़ या जो निक्षेपण, तलछटों का निक्षेपण करना, उसका जमाव होता है, और जमाव होने के बाद जब वो जो पुराना रास्ता था उससे जब एक कटाव कट जाती हैं, तो वहाँ पर पानी भर जाता है, भरा हुआ पानी उसका किसका निर्माण हो जाएगा? फिर गोखुर झीलों का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कोरियोलिस बल बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान में रखना, और इस पर हम बात करेंगे आगे जा करके, लेकिन फिर भी मैं हिंट करके चल रहा हूँ कि 2v sin थीटा इसका फार्मूला होता है, और आप लोग निकाल के बताइएगा कि ग्लोब पर, ठीक, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर क्या प्रतिरूप इसका होता है, पैटर्न कैसे काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चंबल घाटी में उत्खात भूमि के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है? कौन सा या कौन से सबसे उपयुक्त कारण है कि चंबल घाटी में जो बीहड़ का निर्माण हुआ है या उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है? पहला है कि चंबल नदी बहुत अधिक मात्रा में तलछट लाती है और मिट्टी को अवरुद्ध कर देती है, जिसके यह कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। गलत बात है, क्योंकि पहली चीज हमने अभी पिछले लेक्चर्स में से एक जगह पे पढ़ी थी, जब हम मृदा अपरदन की बात कर रहे थे, और मृदा अपरदन में हमने बात की थी कि बूंद अपरदन के बाद में सीट या परत अपरदन के बाद में रिल अपरदन, और रिल अपरदन के बाद में अवनलिका अपरदन यानी गली गली। तो जो बीहड़ भूमि का निर्माण होता है वो मृदा अपरदन के कारण होता है, ना कि निक्षेपण के कारण, अवरुद्ध करने से, अधिक संवेदनशील करने के कारण। अत्यधिक मात्रा में वर्षा होने से जब क्या नाम है, जब पहली चीज ध्यान रखना कि जो मिट्टी है वो संतृप्त हो जाती है, यानी संतृप्त होने का अर्थ ये हुआ कि मिट्टी की अब क्या हो जाएगी, जल धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। और वो क्षमता समाप्त होने के बाद जब अपरदन लग बहाव के कारण जो अपरदन होगा, यानी छोटी नालियां बनेंगी, और छोटी नालियां बनने के बाद एक बड़ी नाली का निर्माण होगा जिसको गली अपरदन कहते हैं। गली अपरदन के बाद में उससे निर्मित जो संरचना सूखने के बाद में होती है उसको हम क्या कहते हैं, बीहड़ या उत्खात भूमि कहती हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गली है। दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करते हैं कि चंबल घाटी में पवन अपरदन नहीं। किसके अपरदन? अभी हमने बात की कौन सा अपरदन? जल अपरदन। ठीक, पढ़ेंगे नहीं बाकी। ठीक, उत्खात भूमि में झाड़ीदार वनस्पति होती है जिसकी जड़ी गहरे नहीं होती है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, एकदम से सही बात है कि जो गहरी नहीं होती है। रीजन भी इसका, अगर जड़ें गहरी होती तो उस मिट्टी को बांधने का कार्य करती हैं, क्योंकि जड़ का एक काम यह भी होता है कि मिट्टी अपरदन को क्या करती है, मृदा अपरदन को रोकती है। अगर मृदा अपरदन को रोकती तो उत्खात भूमि का निर्माण ही नहीं होता। कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, जड़ें उनकी क्या होती हैं, सतही होती हैं, और सतही होने के कारण और बड़े पैमाने पर मिट्टी को रोक नहीं पाती हैं। अगला क्या है कि यह घाटी भूकंप सक्रिय क्षेत्र में है, जिससे मृदा ढह जाने के कारण अवधिकाओं का निर्माण होता है। यह भी स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। ठीक, पहली चीज है कि चंबल घाटी में जो वो रीजन है, वो क्षेत्र है, वहां पे कोई आम घटना नहीं है कि रोज भूकंप आते हो, चौथे पांचवे आ जाते हो। दूसरी चीज है कि जो भी भूकंप वहां पर आते हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं होते हैं। कितने प्रभावशाली नहीं होते हैं कि जिससे मिट्टी क्या हो जाए, ढह जाए। दो बातें रखना कि इतना भूकंप प्रवण क्षेत्र में नहीं स्थित है। दूसरी बात क्या हो गई, प्रवण क्षेत्र में स्थित न होने के कारण उसके साथ साथ क्या है, इतने प्रभावशाली भूकंप भी नहीं आते हैं कि जहां पर इतने बड़े पैमाने पर मिट्टी ढह जाने से क्या हो, बीहड़ या उत्का बीहड़ भूमि होती कैसे, पहले ध्यान रखना कि इसमें बहुत बड़े बड़े खड्डे पाए जाते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी से नालियां पाई जाती हैं, गली पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल तीसरा सही है हमारा, तो कौन सा विकल्प क्या, विकल्प बी। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। निम्नलिखित विचार करने में क्या है कि कितने बहते हुए जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक, ये चीज ध्यान रखना, हाईलाइट करने वाली बात क्या है, वो है अपरदनात्मक भू आकृतियां है, ना कि निक्षेपणात्मक। ठीक, तो ध्यान रखना इसको। क्या क्या है, गॉर्ज, अवनमित कुंड, क्षिप्रिकाएं और दरारें। ठीक है, गॉर्ज तो हमने अभी बात की थी, अपरदन के कारण, बहते हुए जल के कारण जब अपरदन होता है, प्रतिरोधी चट्टान को काट करके नदियां किसका निर्माण करती हैं, अपने रास्ते का निर्माण करती हैं, तो किसका निर्माण होता है, गॉर्ज का निर्माण होता है। ठीक, क्षिप्रिकाओं पे हमने बात की थी कि क्षिप्रिकाएं भी क्या होती हैं, चट्टानों को काटती रहती हैं, क्योंकि प्रतिरोधी चट्टान के रूप में जब जहां पर एक बैरियर का काम करेंगी वो चट्टानें, रैपिड्स की बात अगर की जाए तो वो चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। अभी हमने इससे पहले बात की थी। एक बात करते हैं, अवनमन कुंड क्या होता है, अवनमित कुंड क्या होता है। अवनमित कुंड क्या होता है कि हाइड्रोलिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया, हाइड्रोलिक क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन के कारण क्या होगा कि जब जहां पर जल ऊंचाई से लगातार गिरता है, जब लगातार वो ऊंचाई से गिरेगा तो वहां पर एक कुंड के रूप में निर्मित हो जाएगा। मान लो चलिए यहाँ से लगातार यहाँ पर गिर रहा है, और गिरने के बाद जो कितनी भी कठोर चट्टानी संरचना ये हो, तो कुछ ना कुछ मात्रा में इसको इस प्रकार से खाली कर देगा। उसको हम क्या कहते हैं, अवनमन कुंड कहते हैं या अवनमित कुंड कहते हैं। ट्राई कर लीजिए कभी भी जा करके अपने घर पे ही एक, या
क्या नाम है, एक चट्टानी संरचना रखिए, उसके ऊपर एक मटकी टांग दीजिए और वहां से एक छोटा छोड़ कर दीजिए, जिससे वो लगातार उस चट्टानी संरचना पर पानी की धार गिरती रहे। और लगातार गिरने से क्या होगा, आप देखेंगे वहां पे एक छोटा सा गड्ढे के रूप में आपको नजर आ जाएगा। ठीक। अगला क्या, दरारें। दरारें नहीं होती हैं, दरारें नदी के जल के द्वारा निर्मित नहीं होती हैं। ठीक है, ये ग्लेशियरों के शीर्ष पर आपको मिलेंगी। इस पर ग्लेशियरों के शीर्ष पर या फिर सर्क की दीवारों पर। सर्क क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। इस पर सर्क की दीवारों पर मिलेंगे, ना कि आपको निर्मित अपरदनात्मक भूस्थलाकृतियों में। तो कितने हैं, केवल 3 हैं हमारे। ठीक, छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण हैं। बस यही है कि इसको अगर आप समझ जाओगे, और समझने के साथ में फिर क्या होगा कि आपके सवाल ऐसी चुटकियों में सॉल्व होते चले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसमें से। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 64। यह एक प्रतिरोधी चट्टान है, हिम संचलन के कारण सतह पर धारियां बन जाती हैं और इसका ऊपरी हिस्सा घर्षण के कारण चिकना हो जाता है और इसका निचला हिस्सा टूटने के कारण खुरदरा हो जाता है। अब एक पैराग्राफ दिया गया था कि एक प्रतिरोधी अवशिष्ट चट्टान जहां पर हिम संचलन के कारण सतह पर क्या बन जाती हैं, धारियां बन जाती हैं, ऊपरा हिस्सा घर्षण से चिकना हो जाता है और इसका निचला हिस्सा टूटने के कारण क्या हो जाता है, खुरदरा हो जाता है। अब पूछ ये रहा है कि ये जो परिच्छेद दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है, ये किसका या किस प्रकार की चट्टान का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। ऑप्शन क्या है, मेसा, नुनाटक, भेड़ पीठ शैल या रॉस मुटाने और टोम्बेल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, मेसा क्या होता है, पहली चीज ध्यान रखना कि मेसा एक समतल भूमि की जैसा, यानी समतल कैसे, मेज के जैसा होगा। जो आपकी मेज होती है, मेज के जैसा एक होगा। ठीक, जिसमें क्या होगा, एक प्रतिरोधी क्षैतिज ऊपरी परत होगी और क्षैतिज ऊपरी परत होने के साथ साथ खड़ी भुजाएं होंगी। बनता कैसे, अनाच्छादन के कारण पृथक सपाट शिखर वाली पहाड़ियों में बनता है, जो पहाड़ियां बनती उसमें बनता है। तो ये ध्यान रखना इसको। दूसरा तो ये नहीं होगा हमारा, घर्षण के कारण चिकना हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नुनाटक। नुनाटक हिमनद बर्फ पर बनते हैं, किस पर, हिमनदों के माध्यम से। तो ये भी हमारा नहीं होगा। हिमनद बर्फ से घिरी पृथक चोटियां या झीलें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नुनाटक कहते हैं। तीसरा, चौथा क्या है, टोम्बेलो। टोम्बेलो क्या होता है, एक द्वीप। ठीक, एक द्वीप को यानी वन आइलैंड को या तो वो मुख्य भूमि से या फिर किसी अन्य द्वीप से जो जोड़ने वाली संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोम्बोलो बोलते हैं। अब ये कि बनता कैसे है कि जो समुद्री तरंगे हैं या ज्वार भाटा के साथ में, जब समुद्री तरंगों का या क्या नाम है, ओशियनिक वेव्स, करंट्स का जो उत्पन्न होता है, लहरों की उत्पत्ति या ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, जब वो तल से टकराने के बाद में क्या करेंगी, बहुत सारे तलछटों का ला करके जब उनको छोड़ती हुई चली जाएंगी और उससे एक ब्रिजनुमा संरचना का निर्माण होगा, जिसको हम क्या कह देते हैं, टोम्बेलो कह देते हैं। अब वो चाहे मुख्य भूमि से जोड़ने वाली बात हो, चाहे एक द्वीप को दूसरे द्वीप से कनेक्ट करने की बात हो। ठीक, तो ये भी हमारा नहीं मैटर कर रहा है। और फिर जो उपरोक्त परिच्छेद दिया गया है वो किससे संबंधित है, भेड़ पीठ शैल या रॉस मुटाने जिसका उससे नाम है, उससे संबंधित है, क्योंकि यही इकलौती है कि जो प्रतिरोधी चट्टान है और उसके साथ साथ कैसी चट्टान है, ये अवशिष्ट चट्टान है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो एस्कर, ड्रमलिन्स और हिमोड़ भू आकृतियां किस भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हिमोड़ की बात की जा रही है, बर्फ की बात की जाए तो ये दो तो नहीं होंगे, तो पवन से संबंधित है ही नहीं। अब बचा हमारा कौन सा, हिमानी गतिविधि। अब या तो ये अपर्दनात्मक होगी और या फिर कैसी होगी, निक्षेपणात्मक होगी। परिभाषा पे चलते हैं। एस्कर एक पकड़ लिए हम ना, ठीक है, तो आराम से हमारा पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। हम एस्कर की बात करते हैं। एस्कर क्या होता है कि जब टेढ़े मेढ़े जो कटक होते हैं हिमानी गतिविधियों में या हिमनदों पर, और उन टेढ़े मेढ़े कटकों के बीच जो पिघली जल धाराएं द्वारा जो पानी वहां से निकलेगा, वहां के द्वारा क्या होगा
कि जो हिमनद पदार्थों का मुख्य रूप से किसका, रेत और बजरी का जो जमाव होगा उसको हम क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं। तो जमाव की बात है, वो जा करके वहां पर छोड़ रहा है, तो ये कैसा होगा फिर ये, ठीक, ये अपर्दनात्मक होगा या निक्षेपणात्मक होगा, है कैसा होगा, निक्षेपणात्मक होगा। तो ध्यान रखना कि जो तीनों हैं, एस्कर, ड्रमलिन्स और हिमोड़ की बात की जाती है, ये हिमानी गतिविधि से संबंधित कैसी भूआकृतियां हैं, निक्षेपणात्मक भूआकृतियां हैं, ना कि अपर्दनात्मक भूआकृतियां। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सर्क के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। किसके संबंध में, सर्क के संदर्भ में क्या होते हैं। पहला स्टेटमेंट, यह पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे आम निक्षेपण स्थल स्वरूप है। नहीं, किसपे है ये, हिमानीकृत पर्वतीय भागों में। किसमें, हिमानीकृत पर्वतीय भागों में अपर्दित, निक्षेपण भी नहीं है, कैसा है, अपर्दित है। कैसा, अपर्दित स्थल स्वरूप है। ठीक, ना कि पर्वतीय क्षेत्र। जब पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करेंगे तो आप तो आपके सारे पर्वतीय क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक, तो दो चीजें पहला ध्यान रखना कि पहला कैसा होगा, ये हिमानीकृत जो स्थल स्वरूप पर्वतीय भाग होंगे वहां का निक्षेपण नहीं, किसका ऐसा है, अपर्दित स्थल स्वरूप है। ठीक, दूसरा, सर्क गहरे, लंबे और चौड़े गर्त होते हैं, एकदम से सही बात है। इनकी तीव्र ढाल वाली क्या है, एक सीधी और अवतल संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। हॉर्न स्थल स्वरूप सर्क से संबंधित होते हैं। ठीक, तो एकदम से सही बात है कि हॉर्न जो स्थल स्वरूप होते हैं, जो सर्क के शीर्ष पर अपर्दन जब होने से एक किससे, सिंह जैसी संरचना का निर्माण होता है, एक नुकीले शिखर का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, हॉर्न कह देते हैं। अब पूछा क्या गया है, कौन से कथन सही है, तो कथन क्या हो गया, पहला हमारा गलत है, बाकी हमारे सही है 2 और 3। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित स्थल स्वरूपों पर विचार कीजिए। 4 स्थल स्वरूप दिए गए हैं और पूछा गया हिमनद के अपर्दित स्थल स्वरूप हैं। अगर पिछले प्रश्न आपके ध्यान में होंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, सिरेटेड कटक, ड्रमलिन, एस्कर और सर्क। अभी हमने बात की थी ड्रमलिन और एस्कर क्या है, ठीक, ड्रमलिन और एस्कर निक्षेपण से बनते हैं, ना कि अपर्दन से। किससे, निक्षेपण से बनते हैं, तो ये वैसे हट गए। ठीक, बचा क्या, सिरेटेड कटक और सर्क, तो हमारे कितने सही हो गए, कुल 2, तो दोनों हमारे सही। ठीक, ड्रमलिन होता क्या है कि हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल एक कटक नुमा स्थल स्वरूप है, जिसमें रेत और बजरी के क्या पाए जाते हैं, ढेर पाए जाते हैं, उसको हम ड्रमलिन कह देते हैं। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, निक्षेपण से अलग तरीके स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है और इससे अपर्दन से अलग तरीके के स्थल स्वरूप। तो इस वजह से जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो वहां पर एक चीज को ध्यान में रखिएगा, वहां पर शब्द क्या प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार के, उसके बारे में आपसे जानना चाहता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के हिमोड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो पहले जब जानना यही जरूरी है कि हिमोड़ क्या होते हैं। दूसरा, अब फिर बात हम कर लेंगे आगे कैसा होता है। हिमोड़ क्या होता है कि एक गतिशील हिमनद हिल, ठीक है, एक क्या होगा, गतिशील हिमनद टीला या गोलास्मी मृत्तिका के जमाव वाली लंबी कटकें हैं, जो आमतौर पर किससे बनती हैं, मलबों के निक्षेप से बनती हैं। तो पहला चीज यहाँ से क्या स्पष्ट हो परिभाषा से कि हिमोड़ भी कैसा बनेगा, एक निक्षेपण से बनेगा या निक्षेपणात्मक होगा। ठीक, मलबे के निक्षेपण से बनती हैं, पहला। बाकी क्योंकि आप सीधे सीधे चारों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहां पर हर जगह पर मतलब निर्मित होगा कि किसी ना किसी का निक्षेपण हुआ है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। हिमोड़ होते हैं 4 प्रकार के, और चारों प्रकार में से हमको 4 पे बात करनी है। पहला क्या दिया गया कि अंतस्थ हिमोड़। अंतस्थ हिमोड़ हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेपण से संलंबित लंबी कटकें हैं। ठीक, सही बात है, एकदम से सही बात है कि अंतस्थ हिमोड़, क्योंकि लास्ट की बात की जाती है कि हिमनद के बिल्कुल अंत में बनते हैं और इसमें समस्त मलबे को ऊपर उठाकर ग्लेशियर की ओर धकेलने से बन जाता है, वो किसको क्या कह देते हैं हम, अंतस्थ हिमोड़ कहते हैं। दूसरा, पार्श्विक हिमोड़ हिमनद घाटियों की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं और अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर के घोड़े की नाल के आकार के कटक का निर्माण करते हैं। ठीक, सही सी बात है कि पार्श्विक हिमोड़ यानी किनारे की हिमोड़, और किनारे की हिमोड़ किनारे पर ही बनेंगे और
ये बात भी सही है कि अंतस्थिमोर के साथ मिलकर के कि एक स्थलाकृति का निर्माण या कटक का निर्माण करेंगे, किसके आकार की, घोड़े के नाल की आकार की कटक का निर्माण करेंगे। तीसरा, मध्यस्थ हिमोड़ हिमनद घाटी के केंद्र में पाए जाते हैं और आमतौर पर पार्श्विक हिमोड़ की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। ठीक, तो मध्यस्थ हिमोड़ की बात की जाए कि जब दो ग्लेशियर आपस में मिलते हैं और उनके पार्श्व हिमोड़ एक नए बड़े ग्लेशियर के केंद्र में जमा हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। अगला क्या है कि तलस्थ हिमोड़ हिमानी के नदी जल द्वारा तली पर पदार्थों के जमा होने से निर्मित होते हैं, नहीं। ठीक है, तो तलस्थ हिमोड़ है वो हिमानी नदी के द्वारा तल पर पदार्थों के जमा होने से निर्मित नहीं होते हैं। ये किसके द्वारा निर्मित होती हैं, ग्लेशियरों के द्वारा छोड़े गए, ठीक, मलबे से। तो इनका निर्माण तलस्थ हिमोड़ नदी के द्वारा तल पर पदार्थों के जमा होने से नहीं, जबकि ग्लेशियरों के द्वारा छोड़े गए उससे निर्मित होती हैं। तो कितने कथन हमारे सही हैं, तो हमारे 3 सही हैं शुरू के, 1, 2 और 3 सही। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि काष्ठ स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि काष्ठ स्थलाकृति बनती कैसे है। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या है, यह मुख्य रूप से भूजल क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह केवल अपर्दन प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित एक भूआकृति है। ठीक, काष्ठ के बारे में समझ लेते हैं कि काष्ठ का निर्माण पर वहां पर होगा जहां पे घुलनशील चट्टानें पाई जाएंगी। कैसी चट्टानें, घुलनशील चट्टानें। और जब घुलनशील चट्टानों के साथ किसकी क्रिया होती है, भूजल की क्रिया होती है, तो वहां पर एक क्या कह सकते हैं, चबूतरे चूना पत्थर के, ठीक, उसके नुमा एक संरचना बनती है, एक छतनुमा संरचना बनती है, तो उसको हम काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं, भूजल से पत्थर क्रिया। अब घुलनशील चट्टानें कौन कौन सी आपको मिल जाएंगी, वहां पर चूना पत्थर मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा, चूना पत्थर, जिप्सम और डोलामाइट। किसकी, डोलामाइट। इन घुलनशील चट्टानों का अगर भूजल के साथ प्रक्रिया होती है तो उससे किसकी उत्पत्ति होती है, काष्ठ की, काष्ठ स्थलाकृति की उत्पत्ति होती है। यह केवल अपर्दन प्रक्रियाओं से संबंध नहीं, निक्षेपण भी इसमें शामिल है, अपर्दन भी हो सकता है और निक्षेपण भी हो सकता है, तो पूरी इस तरह से स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो बात ध्यान रखना कि विलयन और निक्षेपण के माध्यम से ठीक माध्यम से भूजल की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित जो स्थलाकृतियां हैं उनको हम क्या कहते हैं, काष्ठ कहते हैं। तो कौन सा सही है हमारा, केवल एक सही है कि मुख्य रूप से भूजल की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि काष्ठ स्थलाकृतियों के संदर्भ में विचार करना, फिर से पिछला ही प्रश्न है, उसमें से थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन हाँ इस पे बात हम कर, क्या है कि भूमिगत जल विशिष्ट काष्ठ भूआकृतियों को जन्म देगा। सही बात है, अभी हमने बात की थी कि भूजल जब घुलनशील चट्टानों के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो उससे किसकी उत्पत्ति होती है, काष्ठ स्थलाकृति की उत्पत्ति होती है। दूसरा क्या है कि सल्यूशन घाटी काष्ठ स्थलाकृति से जुड़ी भूआकृतियों में से एक है। ये बात भी सही है, जब क्या होता है कि काष्ठ स्थलाकृति की गुफाओं की छत ढह जाती है और ढहने के बाद, ठीक है, क्या हुआ, क्योंकि पहली चीज बताया कि काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण कब होगा, जब वहां पर घुलनशील चट्टानों और भूजल की प्रतिक्रिया होगी। अब मान लो वहां पर ऐसे कई रंध्रों का निर्माण हो जाए जिससे पानी पास होना शुरू हो जाए और चट्टानें ऑलरेडी घुलनशील हैं, तो घुलने के बाद क्या होगा कि उनकी छत क्या होगी, धीरे धीरे करके ढह जाएगी, और जब गुफा की छत ढहने के बाद में जो आकृति का निर्माण होगा उसको हम क्या कहते हैं, सल्यूशन घाटी कहते हैं। तो कौन से कथन सही नहीं है, दोनों सही हैं, तो कौन सा विकल्प होगा, डी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 71 कि निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है कि, और क्या विचार करना है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में काष्ठ स्थलाकृति के निर्माण को बढ़ावा देने वाली कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो बढ़ावा देती हैं। निर्माण के लिए कारक नहीं पूछ रहा है, निर्माण के लिए अगर ऐसी कौन सी भौगोलिक गतिविधियां हो जाएंगी तो वहां पर काष्ठ स्थलाकृति के निर्माण को और तेजी से हो सकता है या उसको और बढ़ावा मिल सकता है। पहला क्या है, अल्प वर्षा, निम्न वनस्पति आच्छादन और छिद्रपूर्ण चट्टान प्रणाली की उपस्थिति। ये 3 दिए गए हैं, एक एक करके समझते हैं। क्योंकि अल्प वर्षा होगी, कभी भी ध्यान रखना, जब भी कम वर्षा होगी
या वाष्पीकरण ज़्यादा होगा? दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। वाष्पीकरण क्या होगा? अल्प वर्षा कब होगी या फिर उच्च वाष्पीकरण होगा? तो इनके कारण से क्या होगा कि जब बारिश का पानी होगा ही नहीं, अल्प वर्षा होगी तो रिसाव होगा नहीं, भूजल आएगा नहीं, तो भूजल रहेगा ही नहीं, भूमिगत जल रहेगा नहीं। तो जो इसकी विशेषताएं, काष्ठ स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट नजर आएंगी कि सीमित हो जाएंगी। ठीक, तो इनकी विशेषताओं को ये क्या कर देगा? कम कर देगा। आच्छादन यानी ऐसी जगह जहां पर वनस्पतियां कम, निम्न। तो अगर निम्न वनस्पति होगा तो तेज जल प्रवाह कैसे होगा? तेजी से होगा। और जल प्रवाह तेजी से होगा तो घुलनशील चट्टानों के संपर्क में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जैसे जैसे घुलनशील चट्टानों के संपर्क में वृद्धि होगी तो उसके निर्माण को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। निर्माण को मिलेगा बढ़ावा मिलेगा। तीसरा क्या है कि छिद्रपूर्ण चट्टान प्रणाली की उपस्थिति। ठीक, ये बढ़ावा नहीं देगी, ये भी क्या कर देगी? सीमित कर देगी। क्योंकि अगर छिद्रपूर्ण चट्टान है तो छिद्रपूर्ण चट्टान की अगर उपस्थिति होगी और उपस्थिति से जब उनमें से पास होगा, और पास होने के साथ क्योंकि चट्टानें कैसी हैं? घुलनशील हैं, तो वो अस्थिर हो जाएगी। यानी उसको उस स्थलाकृति का निर्माण कम क्या होगा? वो वहां पर एक अस्थिरता को जन्म देगा। और जैसे वो अस्थिरता को जन्म देगा यानी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कितने हैं? केवल एक कारक है, वो कौन सा है? निम्न वनस्पति आच्छादन। ठीक, तो केवल एक हमारा सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि घोल रंध्र अपने व्यास में विस्तार कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप एक मिश्रित घोल रंध्र बनाने के लिए एक साथ हो सकते हैं। कभी कभी सतह से विकसित होकर पहले से बने मार्ग से जुड़ जाते हैं। इससे छत का एक निश्चित हिस्सा ढह जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप खाइयों का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूरे परिक्षेत्र को वर्णित करता है? तो उसको युवाला कहते हैं। कि जब पदार्थों के स्खलन से या कंदराओं की छतों को ढहने के कारण, जो गुफाएं हैं उनकी छतों के ढहने के कारण घोल रंध्र और डोलाइन आपस में मिल जाते हैं, तो एक लंबी तंग से लेकर के एक विस्तृत खाई का निर्माण होता है, जिसको हम युवाला कहते हैं। कुल मिलाकर के युवाला की पूरी परिभाषा यहीं पर लिखी गई है, देख लीजिएगा इसको। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तटीय क्षेत्रों में अपर्दनकारी भू आकृतियों, फिर से ध्यान में रखिएगा कैसी भू आकृतियों की बात की जाती है? अपर्दनकारी। पहला क्या है? ठीक, तटीय भू आकृतियों की अगर बात करते हैं तो तटीय भू आकृतियां भी या तो अपर्दन से निर्मित होगी या तो निक्षेपण से निर्मित होंगी। ठीक है, और अपर्दन निक्षेपण किसके कारण होगा? लहरों के साथ क्रिया के कारण होगा, ज्वार के कारण होगा, ओशियानिक करंट्स यानी वेव्स के कारण होगा। ये चीजें क्या करेंगी? तलछट की उपलब्धता कराएंगी वहां पर, या आसपास तलछट की उपलब्धता होगी। तो तलछट की उपलब्धता होगी तो अपर्दनकारी भूस्थलाकृतियों का निर्माण कहाँ पर होगा? तटीय क्षेत्रों में होगा। अब क्या है, कौन सा दिया गया है? पहला तो दिया गया अंतरीप यानी केप। केप निर्माण कहाँ पर होता है? खुले तट पर होता है। और जहां पर किसका अपर्दन होगा? प्रतिरोध वाली चट्टानों का अपर्दन होगा। तो ये हमारा सही है। केप का निर्माण भी कैसे होता है? अपर्दनकारी भूआकृतियों के कारण होगा है। दूसरा क्या है? बर्गसरण। बर्गसरण तटीय क्षेत्रों में नहीं, हिमनद आकृतियां हैं, हिमानी से संबंधित है। कैसी, किससे संबंधित है ये? हिमनद की भूआकृति। अगला क्या है? समुद्री स्टैक्स। समुद्री स्टैक्स भी किससे संबंधित है? अपर्दन से ही संबंधित है। जब कभी भी लचीली चट्टानें जो होती हैं, जो समूह है, जो मूल रूप से चट्टानों या पहाड़ियों का हिस्सा होती हैं और तट के पास एकल रूप से खड़ी अवस्था में होती हैं, तो उनका निर्माण भी किससे होगा? ये अपर्दन के कारण होगा, लचीली चट्टानों के। अगला क्या है? स्टम्प्स। स्टम्प्स का निर्माण भी होता है। ये सख्त, जब जो स्टैक्स होते हैं, समुद्री स्टैक्स, जब धीरे धीरे हट जाते हैं, हटने के बाद एक ऊर्ध्वाधर चट्टानी स्तंभ जो होते हैं वो क्या होंगे? अपर्दन के कारण जब नष्ट हो जाने थे, और नष्ट होने के बाद जब उनके केवल अवशेष बचते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टम्प्स कहते हैं। ठीक,
टोम्बल्स की अगर बात करें तो ये चीज अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि टोम्बोलो होता क्या है। टोम्बोलो क्या होता है कि जब किसी द्वीप को, वो स्थलाकृति जो किसी द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ती है, किसी अन्य द्वीप से जोड़ती है, ठीक, तो वो जोड़ने के लिए उनमें एक ब्रिज का निर्माण तो वो निक्षेपण से बनेगा, ना कि अपरदन से बनेगा। तो ये दो को हटा दो तो बाकी हमारा 1, 3 और 4 ऑप्शन हमारा सी सही चला जाएगा। ठीक, तो ये हमारे तटीय क्षेत्रों की कैसी स्थलाकृतियां हैं, अपरदनकारी भू-आकृतियां हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि जल ढमरू मध्य भूमि की एक सक्रिय पट्टी होती है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ता है। ठीक, दूसरा स्थल डमरू मध्य एक प्राकृतिक रूप से निर्मित जलमार्ग है जो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। तीसरा गल्फ आमतौर पर खाड़ियों से बड़े होते हैं और खाड़ियों की तुलना में महासागर या समुद्र से अधिक खुला संपर्क रखते हैं। ठीक, पहली चीज ये ध्यान रखना कि जहां पे जल डमरू मध्य लिखा हुआ है तो जल डमरू मध्य दो स्थल निकायों को नहीं जोड़ता है। जोड़ता किसको है? दो स्थल निकायों को अलग करता है और दो बड़े जल निकायों को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। दो बड़े भूभागों को जोड़ने की जगह पर किसको होगा? जल निकायों को। जैसे आपकी पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल किसको जोड़ती है? पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ देती है। आपका बेरिंग जल डमरू मध्य वो किसको जोड़ देता है? ठीक, आपको फिर से वही बात की, उत्तर में अमेरिका के साइड पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ देती हैं, तो उनको हम जल डमरू मध्य कहते हैं। दूसरा स्थल डमरू मध्य एक प्राकृतिक रूप से निर्मित जल मार्ग है, नहीं, जो बड़े जल निकायों को जोड़ती है, नहीं। स्थल डमरू मध्य पहले चीज स्थल खंडों को जोड़ता है, जैसे पनामा, कौन सा है? पनामा। पनामा किसको जोड़ता है? एक पतली सी पट्टी है, दो अलग करती है अटलांटिक और पैसिफिक को, लेकिन जोड़ती किसकी है? किसको है? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है कि गल्फ को होते हैं जो वो बे यानी खाड़ियों से बड़े होते हैं। ठीक, और समुद्र के साथ उनका महासागर के तो क्या नाम है, समुद्र या महासागर के साथ ज्यादा विस्तृत और ज्यादा खुला संपर्क रखते हैं। अब इसी वजह से आप सोचते हो कि छोटे बॉर्डर्स हैं कि देखो ओशियन होता है, ओशियन के अंदर फिर क्या हो गया, आपको सी मिल जाएंगे, सी में आपको गल्फ भी मिलेंगे और बे भी मिलेंगे। ठीक, जैसे अगर भारत के संदर्भ पे बात की जाए तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ क्या है? अरब सागर है, अरब ओशियन। या फिर आप पढ़ते हो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। अंतर केवल साइज उसका ही होता है, उनके गहराई का होता है और उनका क्या नाम है दूसरा, उसके साथ कनेक्शंस का होता है, महासागरों के साथ कनेक्शंस की बात की जाती है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर से विचार करना है, और तटीय स्थलाकृतियों में निक्षेपणात्मक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। अभी हमने बात की थी। ठीक, स्टैक और स्टंप कैसे थे? अपरदनात्मक थे। ठीक, ग्लोब्स कैसे हैं? अपरदनात्मक हैं। ब्लो होल्स कैसे हैं? अपरदनात्मक हैं। बचा क्या? ठीक, स्पिट और बार्स और समुद्री तट, दो ही तो बचे। तो कितने हैं? केवल दो, क्योंकि तटों का निर्माण भी होगा, अगर मान लो तो अपरदन से होगा तो बहा करके ले जाएगा। तट को अगर विस्तार देना है या उसका निर्माण करना है तो कैसा होगा? वो निक्षेपण से ही बनेगा। ठीक, अगर निक्षेपण स्थलाकृतियों की बात ही की जाए तो उसके बाद समझ लेते हैं। तो ऐसे 3 स्थलाकृतियां बनती हैं, एक को बोलते हैं पुल इन, दूसरे को बोलते हैं स्पिट एंड बार्स, और तीसरी को बोलते हैं तट। यही 3 निक्षेपण स्थलाकृतियां, समुद्री टीले या क्या नाम है टिब्बा बेल्ट का निर्माण होता है। पुल इन क्या है कि तल के किनारे तलछट से निर्माण होता है, जिससे समुद्री तट या तटीय मैदान के उसमें वृद्धि होती है। स्पिट ऑन बार्स क्या है कि जब इन्हीं तलछट का संचयन हो जाए और जलमग्न टीले का निर्माण या कटक के आकार में व्यवस्थित हो जाए तो इनको हम क्या कहते हैं? स्पिट एंड बार्स कह देते हैं। ठीक, और वही रेत के निक्षेपण के कारण किसका निर्माण होगा? टिब्बा बेल्ट का निर्माण होगा या समुद्री टीलों का निर्माण होगा। तो ये तीनों स्थलाकृतियां कैसी हैं? निक्षेपण से बनती हैं, जिनमें से 2 हमारे विकल्प में मिल जा रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ठीक, कि तरंगों और धाराओं से संबंधित स्थलाकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कि एक बैरियर बार यानी रोध रोधिका, अंग्रेजी में ज्यादा आसान है, उसी को ध्यान में रखिए। एक बैरियर बार
जो खाड़ी से शीर्ष तक फैली होती है उसे समुद्री स्टैक कहा जाता है। दूसरा क्या है कि इस पे चट्टान का एक प्रतिरोधी पिंड है जो मूलतः किसी चट्टान या पहाड़ी का हिस्सा होता है। तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि अपरदनकारी भू-आकृतियां भारत के पश्चिमी तट पर अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक, तो पहली चीज ये है कि एक रोध रोधिका वो समुद्री स्टैक नहीं होती है। इस पर हम बात करेंगे जब क्या नाम अपरदन स्थलाकृतियों पर लंबी क्लास की ली जाएगी। तो इनको हम समुद्री स्टैक ना करके समुद्री स्पिट कहते हैं, ओशियनिक स्पिट कह देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, ठीक, तो जो स्पिट चट्टान प्रतिरोधी पिंड होते हैं जो भृगु के टूटने से बनते हैं, और जो अवशेषों के जो उनके अवशेष हैं, चट्टानों के अवशेष हैं, वो तटों पर अलग अलग छूट जाते हैं, उनसे इनका निर्माण होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की बात की जाए कि हाँ, ये बात सही है कि भारत में जो अपरदनकारी भू-आकृतियां पश्चिमी तट पर अधिक पाई जाती हैं, कि रीजन है क्योंकि पूर्वी तट पर निम्न तलछटी है। एक ठीक पूर्वी तट कैसा है, एक निम्न तलछटी तट जहां पर निक्षेपण भू-आकृतियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं कंपैरेटिव टू पश्चिमी तट की। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मृदा निर्माण के कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और मृदा निर्माण के कारकों के संबंध में पहला है कि मृदा तीव्र ढलानों पर मोटी और समतल उच्च भूमि क्षेत्रों में पतली होती है। यह कैसे होगा, गलत है। ठीक, देखो मृदा निर्माण दो ही तरीके से होता है। पहला क्या होना चाहिए कि जहां पर अपरदन कम हो, ठीक है, क्या हो, जहां पर अपरदन कम हो। और तीव्र ढलान पर पानी का बहाव तेज होगा या कम होगा, ये आप लोग तय करिएगा। अगर पानी का बहाव तेज होगा तो वहां पे अपरदन भी ज्यादा होगा। दूसरा, मिट्टी का निर्माण वहां पर ज्यादा अच्छे से होगा जहां पर अपरदन कम होने के साथ साथ उस जल का रिसाव अच्छे से हो। अगर ढाल तीव्र है, तीव्र ढलान है, तो वहां पे जल का रिसाव होगा या जल का बहाव ज्यादा तेज होगा, जाहिर सी बात है जल का बहाव ज्यादा तेज होगा। तो यहाँ पर मिट्टी विकास से संबंधित सारी क्रियाएं हो पाएंगी, इससे मोटी परत मिट्टी का विकास हो, वो नहीं हो पाएगा, ये जाहिर। और समतल उच्च भूमि में इसका विकास ज्यादा बेहतर तरीके से होता। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि ये आई नहीं लिखा, आर्द्र है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च जीवाणु वृद्धि और तीव्र जीवाणु क्रिया के कारण ह्यूमस में मतलब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में अधिक होती है। पहली चीज ध्यान रखना कि जितने भी क्या नाम है उष्ण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा की मात्रा 150 या 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो दो फैक्टर्स काम करते हैं। पहला ध्यान रखना, खासकर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके चलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश जो है या विषुवत-रेखीय जलवायु है। इन दोनों जगहों पर क्या होता है कि वर्षा की जो मात्रा है वो ज्यादा है, किससे, वाष्पीकरण से। किससे है, वाष्पीकरण से। यानी पानी बरसता ज्यादा है, जमीन पर आता ज्यादा है और वापस बादलों में या फिर वाष्पीकरण के माध्यम से वापस जाता कम है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं लीचिंग। इस प्रक्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, निछालन की प्रक्रिया होगी। और निछालन की प्रक्रिया के कारण जो बचे कुचे थोड़े बहुत वहां पे ह्यूमस थे या जीवाश्म थे, वो भी मिट्टी के आंतरिक परतों में चले जाएंगे। इस वजह से भूपर्पटी पर यहाँ पे हमेशा किसका अभाव होगा, ह्यूमस का अभाव होगा। दूसरी चीज है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी में जो वृद्धि की बात की जाती है, यानी सूक्ष्म जैविक गतिविधियों में वृद्धि की बात की जाती है, तो जब भी कोई मृत वनस्पति होगी या जो जीव होंगे बहुत तेजी से ऑक्सीकृत कर देते हैं, और ऑक्सीकृत करने के साथ साथ ह्यूमस की मात्रा में फिर से यहाँ पर क्या आती है, कमी आती है। तो कौन से कथन सही है, पहली चीज ध्यान रखना, दोनों के दोनों कथन गलत हैं। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा, डी होगा। ये हम बात करेंगे इन सारे प्रश्नों पर जब मृदा निर्माण की बात करेंगे, वहां पर जब सॉइल प्रोफाइल की बात करेंगे, उन सारी चीजों को हम समझने का वहां पर प्रयास करेंगे। दो चार पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना। पहला कि जो आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम होने के केवल एक कारण ये नहीं है। कौन सा कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज की बात या सूक्ष्म जैविक गतिविधियों की बात। वहाँ पे सबसे बड़ा कारण जो है वो है निछालन की प्रक्रिया है। और निछालन की प्रक्रिया क्या होती है, कब होगी, जब वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, वाष्पीकरण कम होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है
कि भूस्खलन के प्रकारों के संबंध में बात करनी है कि भूस्खलन के प्रकार। भूस्खलन होता क्या है? अपर्दन का ही एक रूप है। और जब अपर्दन किसके अंतर्गत हो? जब अपर्दन गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत हो तो वहां पर क्या, उसको क्या कहते हैं हम? भूस्खलन कहते हैं या लैंडस्लाइड्स कह देते हैं। लैंडस्लाइड कितने तरीके से हो सकती है? एक तो फ्री फॉल हो सकता है, फ्री फॉल मुक्त रूप से गिरना, ठीक। और मुक्त रूप से गिरने में क्या होगा? पहला कि जब चट्टानी संरचना है वो टूट करके नीचे गिरे मुक्त रूप से, बीच में कहीं से न टकराए, वो कब होगा? जब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वो एक दूसरे से अलग होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? फॉल कहेंगे। दूसरा क्या होता है? स्लंपिंग। स्लंपिंग क्या होगा कि वो घिस मतलब सरकते हुए नीचे की तरफ है। किस तरीके से? मान लो ये कोई संरचना है तो यहाँ पर या किसी ढलान के से वो सरकते हुए आ रही है। दूसरा फिर क्या होता है? एक होता है फिर स्लंपिंग हो गया, फिर हो गया उसको क्या कहते हैं? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग, ये तीन। और तीसरा फ्लो होता है, यानी फ्लो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाकर के। ये 4 तरीके। अगर बृहद क्षरण की हम बात करते हैं तो अब स्लंपिंग की बात की जाती है, यहाँ पे औपात पश्च क्रमावर्तन की बात की जाती है, तो उस पर हम बात करते हैं एक एक करके, ठीक। कि भूस्खलन के ढलान पर फिसलने, यानी ढलान पर फिसलने पर चट्टान के मलबे का पश्च क्रमावर्तन औपात या स्लंप कहलाता है, ठीक है। एकदम से सही बात है, क्योंकि जब कभी भी किसी सतह के सहारे वो नीचे की तरफ स्लाइड करे, स्लंप करेगी, तो वो पीछे की तरफ मुड़ती हुई चली जाएगी। जैसे जैसे उसका वो नीचे की तरफ आएगी, वो पीछे की तरफ उसका वो क्या नाम है? पश्च क्रमावर्तन ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा, एक कर्व के रूप में उसका आकृति ले लेगी वो, ठीक। तो वो पश्च क्रमावर्तन कहलाता है। दूसरा क्या है? मलबा स्खलन से तात्पर्य पृथ्वी के मलबे के बिना पश्च क्रमावर्तन से तेजी से लुढ़कने या फिसलने से है। ये बात भी एकदम से सही है। मलबा स्खलन एक क्या कहते हैं प्रकार का प्रवाह है, जो जहां पर पश्च क्रमावर्तन के बिना, पश्च क्रमावर्तन का मतलब यही हुआ ना कि एक सतह है, मान लो ये पूरी एक सतह थी, ये इसके साथ एक दूसरी संलग्न सतह है, और जब कभी भी होगा अगर ये नीचे की तरफ सरकेगी तो जाहिर सी बात है इसके नीचे भी एक स्लाइड है, तो इसके सापेक्ष जाएगी वो सापेक्ष जाएगी तो इसे बेंट हो जाएगी, ठीक है। तो स्लाइडिंग में या स्लंपिंग में अगर बात करते हैं, और वहीं पर अगर वो क्या कहते हैं बिना पश्च क्रमावर्तन के होता है तो उसको मलबा स्खलन कह देते हैं। और तीसरा क्या है? रॉक फॉल, खड़ी ढलानों पर चट्टान के ब्लॉक्स का मुक्त रूप से गिरना शामिल है। वो बात हमने अभी की थी कि जब गुरुत्वाकर्षण के कारण एक चट्टानी संरचना दूसरी चट्टानी संरचना से अलग हो जाती है, और चट्टानी संरचना के अलग होने के कारण एक फ्री फॉल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रॉक फॉल कहते हैं। तो भूस्खलन के संबंध में तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से नुनाटक शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? हमने अभी इससे पहले बात की थी इसको लेकर के कि नुनाटक क्या होते हैं? एक ऊंची चोटियां और टीले जो चारों ओर बर्फ से घिरे हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नुनाटक कह देते हैं। वैसे अगर बात करें जो ऊर्ध्वाधर दरार इसको बर्गश्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्गश्रेंड कहते हैं। ये जर्मन भाषा का शब्द है, या रिमाए कहते हैं, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक। इसको ध्यान में रखना। हिमनद झील का जो एक प्रकार है इसको रिखन झील, ठीक, गर्त, रिखन झील, गर्त, या फिर एक फिंगर झील कह देते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा तो नुनाटक ही है। 3 या अधिक पठारों के प्रतिच्छेदन के कारण निर्मित एक पिरामिड नुमा शिखर है। तो एक अरेत होता है, जब किसी उसका अपर्दन, लगातार अपर्दन से जब कोई हिमनद है उसकी जो चोटी है एकदम पतली हो जाती है, एकदम कंघी के समान या आरी के समान हो जाती है, जब अरेत उसको कह देते हैं। वही अरेत जब 3 या अधिक पठारों के प्रतिच्छेदन के कारण जब पिरामिड मतलब के कारण वो इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं? पिरामिड नुमा शिखर के रूप में वो बन जाते हैं। ध्यान रखना, नुनाटक क्या है कि ऊंची चोटियां और टीले जो चारों ओर बर्फ से घिरी हुई होती है, ठीक। इनका द्रव्यमान काफी ज्यादा होता है, और द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण आप कभी कभी देखोगे तो इनको एक बर्फ से छोटी द्वीपों के रूप में यह नजर आएंगे, छोटे, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आसान सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
क्या विचार करना है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमको इसको व्यवस्थित करना है। कौन कौन से हैं? माउंट ब्लांक है, और माउंट लोगन है, माउंट किलिमंजारो, माउंट कोसियुस्को है। ठीक एक एक करके हम समझ लेंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे माउंट ब्लांक की बात की जाए तो माउंट ब्लांक आल्प्स में स्थित है। कहाँ पर है? आल्प्स में स्थित है। आल्प्स में कहाँ पर स्थित है? एक फ्रांस और इटली की सीमा पर है, और जिसका विस्तार कहाँ तक है? स्विट्जरलैंड तक है। ठीक, तो माउंट ब्लांक की बात हुई। दूसरा क्या है? माउंट लोगन, ये कनाडा में है। कहाँ पर? माउंट लोगन कनाडा में। ठीक, माउंट लोगन, माउंट मैकिनले, ये आसपास वही कोस्ट रेंज या सॉरी कैस्केड रेंज का ये हिस्सा है। तीसरा क्या है? किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। ठीक, और माउंट कोसियुस्को ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब आप लोग आराम से इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे उत्तर में आपका माउंट लोगन हो जाएगा, यानी 2। उसके बाद में फिर आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक, माउंट ब्लांक यानी 3, और फिर तंजानिया जो अफ्रीका का हिस्सा है, और फिर हो जाएगा सॉरी 2, 1। ये कहाँ से कौन सी दुनिया में चले गए भाई? 2 के बाद माउंट ब्लांक यानी 1, और फिर 3 और 4। ये आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम हो गया, 2, 1, 3 और 4। क्योंकि आपको अगर जगह याद है कि कहाँ पर है, वो जगह याद करने का मतलब ऐसा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1-2 बार इन चीज़ों को आप आउटलाइन मैप पर मार्क करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, एक मैप छपा रहेगा कि इसको मार्क मैंने उस नक्शे में कितनी ऊपर किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समप्राय मैदान का निर्माण नदी अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। एकदम से सही बात है। अगर समप्राय मैदानों की बात की जाए तो एक नदी अपरदन से निर्मित एक हल्का, लहरदार और सुविधा विहीन मैदान होता है, यानी सुविधाहीन मैदान जो भूमि को समुद्र स्तर तक कम कर देता है। अगर समप्राय मैदान का निर्माण हो गया है तो दोबारा से उस मैदान पे अपरदन होने की कोई संभावना ही नहीं रहती है, तो चीज ध्यान रखना। तो समप्राय मैदान मतलब सीधे समानता किसके साथ? समुद्र तल के साथ उसकी समानता आ जाती है, और उसके अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है नदी अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक, समप्राय मैदान के विपरीत दूसरा स्टेटमेंट जो है कि पदस्थली का निर्माण हिमनद अपरदन से होता है। एकदम से गलत बात है, हिमनद तो होता ही नहीं है, ये यांत्रिक अपक्षय यानी मैकेनिकल अपक्षय के कारण कहाँ पे होगा? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में किसका अपरदन होगा? पर्वतों के अपरदन से। जब पहाड़ियां अपर्दित होकर के ढलान वाले क्षेत्रों में मैदान का निर्माण करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पदस्थली कहते हैं। ठीक, तो हिमनद अपरदन की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई, तो दूसरा हमारा सही है। कौन सा सही है? केवल एक हमारा सही। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मैदानों और पठारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। सही है या गलत है? पूरी तरह से सही है। तो दोनों का जो मिलन बिंदु है, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया, यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस ने पूछा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे से? वो नीलगिरी पहाड़ियों पर। दूसरा है, नबील जड़होल निक्षेपों को बांगर, बांगर नहीं भाई साहब, इसको खादर कहा जाता है। बांगर कहा जाता है किसको? पुराने जलोढ़ निक्षेपों को हम क्या कहते हैं? खादर, सॉरी बांगर कहते हैं। ठीक और ये निक्षेप कहाँ पे पाए जाएंगे? या तो नदी के तटों पर पाए जाएंगे, और या फिर बाढ़ के मैदानों में पाए जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। मोलेसिस बेसिन नरम असंगठित निक्षेपों से बना है। मोलेसिस बेसिन दरअसल भारत में मिजोरम को ही पूरे तरीके से आप कह सकते हो, और पूरा जो मिजोरम है वो फिर किससे बना है? कि नरम असंगठित निक्षेपों से ही निर्मित है। तो मोलेसिस बेसिन कहाँ क्या है भारत का? कहाँ पर है ये? मिजोरम में है, या उसी का दूसरा नाम मान लो। 1 और 3 यानी कितने सही हैं हमारे? 2 कथन सही है। ठीक, अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करना है, और फिर से आपको उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पठारों के सही क्रम को लगाना है, और सारे के सारे पठार आपके कहाँ के हैं? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के या वेस्टर्न कॉल्डेरा का हिस्सा है। पहला क्या है? लॉरेंसियन पठार, कोलोराडो पठार, कोलंबिया स्नेक पठार और मैक्सिकन पठार। ठीक, तो एक तो पता है कि मैक्सिको सबसे नीचे ही होगा, तो आज जुगाड़ से सॉल्व करते हैं इसको।
तो पहला होगा, लास्ट में 4 होगा, और लास्ट में 4 है तो लॉरेंशियन पहले नंबर पे होगा। ठीक, अगर विकल्पों के हिसाब से चलें तो 1 4 तो हमारा तय हो गया। अब बचता है कौन सा, कोलोराडो और कोलंबिया स्नेक पठार की बात की जाती है। अब कौन सा पहले होगा इसमें से? ठीक, लॉरेंशियन पठार की अगर हम बात करें तो ये कनाडा के पूर्वी सीमा पर स्थित है, यानी आप उसको सीमा रख सकते हैं अटलांटिक ओशन के साइड में। कैनेडियन शील्ड का हिस्सा है और लॉरेंशियन पठार में उत्तम गुणवत्ता के लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। कोलोराडो पठार की अगर हम बात करें तो रॉकी पर्वत के साथ एक अंतरा पर्वतीय पठार है। कैसा है ये? अंतरा पर्वतीय पठार है, और ये कहां पर स्थित है? ठीक, रॉकी रेंज के साथ, और ये अमेरिका के किस सीमा पर है? पश्चिमी भाग में है, उत्तरी अमेरिका के। कोलंबिया स्नेक पठार की अगर बात की जाए तो कोलंबिया स्नेक पठार कैस्केड और रॉकी रेंज के बीच में स्थित है। यह भी एक अंतरा पर्वतीय पठार ही है, दो पहाड़ों के बीच में। कोलंबिया स्नेक क्या है? क्योंकि इस पठार पर क्या होता है, कोलंबिया की सहायक नदी आकर के स्नेक उसके साथ मिलती है। कोलंबिया स्नेक पठार का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखीय उसके कारण, एक बसाल्ट लावा प्रवाह यानी फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण हुआ है। ठीक, तीसरा है मैक्सिकन पठार, मैक्सिको में है। खनिज सियरा नेवादा और सियरा माद्रे क्या नाम है, ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल दोनों के बीच में जो स्थित है उसको क्या है, कौन सा पठार है वो? मैक्सिकन पठार। खनिज भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर चांदी तांबा जैसे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, और जो सबसे बड़ी खदान विश्व की है चिहुआहुआ, वो कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको पठार पर ही स्थित है। ठीक, क्रम की बात करें, वैसे क्रम को उलट दो, कोलंबिया स्नेक पहले आएगा और कोलोराडो पठार नीचे आएगा, कोलोराडो। ठीक, तो क्रम हमारा बन जाएगा 1 3 2 और 4। ठीक, लास्ट प्रश्न पे बात करते हैं, और लास्ट प्रश्न हम चाहे तो आप लेखकों के लिए छोड़ ही देते हैं इसको, कि हाल ही समाचार पत्रों में चर्चित कास पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एक बात ध्यान रखना कि ये एक पहली चीज है, ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है, यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल का हिस्सा ही है, और ये भारत की जितने भी वैली ऑफ फ्लावर्स हैं उनमें से एक है कि जहाँ पर मौसमी फूलों और जंगली फूलों की भरमार होती है, और एक कालीन के नुमा या एक चटाई के जैसे यहाँ पर फूलों को क्या कर दिया जाता है, ये बिछ जाते हैं उस समय पे आने पर। तो एक कास का पठार भी उनमें से एक है। कहाँ पर स्थित है? विकल्प आपके हैं केरल, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो कास का पठार ये आप कमेंट में आप लोग बताइएगा कहाँ पर स्थित है। तो जो ये अभी तक जितने भी प्रश्न थे हमने जो सॉल्व किए, लगभग 117 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं, वो केवल एक टॉपिक से संबंधित 3-4 वीडियो में, और वो टॉपिक था हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। उससे संबंधित हमने लगभग सभी टॉपिक को कवर किया, चाहे वो स्थलाकृतियों की बात हो, स्थलाकृतियों के निर्माण की बात हो, या किस प्रकार की स्थलाकृति कहाँ पाई जाने की बात हो। तो वो सारी बातें हमने की, और अगला जो हम लोग चैप्टर लेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे, और वो है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी लोग हों वो आप पढ़ के आएंगे उसको, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमसे कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे साथ में मिल करके। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और इन्जॉय करिए, क्योंकि पेपर तो 25 मई को ही होना है, समय कम है। तो आप लोगों को अब जागना, चेतना में आना लाजमी है, आवश्यक है, क्योंकि खरमास चल रहा है, शादी विवाह होने नहीं है, छठी पर ही आप बाद में करिएगा। धन्यवाद।